So hello people, this is your channel CATV. Okay, so in this video हम जो है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिवीजन करेंगे, राइट। तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के सारे MTP RTP सजेस्टेड के क्वेश्चंस हम जो है इधर करेंगे। ओके, सबसे पहले टी मोटर्स ने इशू करा है पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर एंड पुटेबल ए लिमिटेड ऑर्डिनरी शेयर, पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर एंड पुटेबल ए ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है, अब जो ऑर्डिनरी शेयर के होल्डर है, ठीक है, उन्हें 1 वोट पर शेयर मिलेगा, पर जो ए ऑर्डिनरी शेयर है, मेरे को लग रहा है कि ए इधर पुटेबल नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है, इधर कभी चलो लेकर भी आ गए, ठीक है, चलो मानने दो। हाँ, तो जो पुटेबल शेयर्स वाले हैं उनको तो वोटिंग राइट है, पर जो ए ऑर्डिनरी शेयर है उनको वोटिंग राइट नहीं है। वो जो होल्डर है दोनों क्लास ऑफ शेयर के, वो इक्वली इंटाइटल्ड है कि दोनों को शेयर मिलेगा नेट एसेट में। तो क्या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है? सबसे पहले बात होती है कि ये जब पुटेबल है तो पुटेबल है तो ये इक्विटी तो नहीं है, फिनेंशियल लायबिलिटी है। पर पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के एक्सेप्शंस थे, अगर आपको याद हो तो एक्सेप्शंस कुछ इस प्रकार से थे कि अगर वो फिनेंशियल लायबिलिटी कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है या अगर वो जो है आइडेंटिकल है शेयर्स है तो फिर वो इक्विटी हो जाएंगे। अगर उन्हें क्लेम जो है सबऑर्डिनेट में मिलता है तो वो इक्विटी हो जाएंगे। आपके पास जो है पढ़ा होंगे, आपके पास नोट्स होंगे, उसमें से लिखा हुआ रहेगा कि क्लेम में उसको सबऑर्डिनेट मिलता है। इधर अगर अपन बात करें तो एक को वोटिंग राइट है, एक को वोटिंग राइट नहीं है, तो आइडेंटिकल फीचर तो नहीं है शेयर के साथ, तो इक्विटी नहीं है। फिर एक पॉइंट ये भी है कि सबऑर्डिनेट भी नहीं है, ठीक है, सबऑर्डिनेट भी कहाँ हैं, दोनों इक्वली इंटाइटल्ड है, तो सबऑर्डिनेट भी नहीं है। तो जब सबऑर्डिनेट नहीं है तो इक्विटी नहीं है, तो इसलिए इक्विटी नहीं है। तो नीदर ऑफ द टू क्लास ऑफ पुटेबल शेयर, ठीक है, नीदर ऑफ द टू क्लास कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। सबसे पहले तो आइडेंटिकल फीचर नहीं है, साथ ही साथ जो है सबऑर्डिनेट भी नहीं है। ओके, उनको जो शेयर मिलता है, शेयर इन नेट एसेट मिलता है, तो अपने को तो रेसिडुअल इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, नेट एसेट में रेसिडुअल इंटरेस्ट मिलता है हमें, ठीक है। अब ये है कि ए लिमिटेड ने इन्वेस्ट करा इक्विटी शेयर में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी 500 इन एडिशन टू बेसिक कॉस्ट, फेयर वैल्यू उसकी 31 मार्च 11,200 है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब हमको जनरल एंट्री पास करनी है। अब देखो, मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो 10,000 और 500 ये तो जो कॉस्ट है। सबसे पहले तो इक्विटी जो है वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग तो नहीं होता, पर देखो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करा है, ठीक है ना। पहले दो में जो है हमारे को कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रहता है, पहले दो मतलब अमोर्टाइज कॉस्ट में अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रहता है, OCI में हम देखें तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रहता है, पर इधर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो नहीं रहता। मीन्स दो चीज़ें, अगर आप हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, या तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि देखो इधर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की बात नहीं करी इन्होंने, बट हाँ हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो तो नहीं है, इक्विटी है, तो इसकी अकाउंटिंग जो है FVTPL से होगी, राइट। FVTPL से होगी तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कभी कैपिटलाइज मत करना। तो पहली बात तो ये है कि तुम पेमेंट कर दो कि तुमने इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में और ट्रांजैक्शन कॉस्ट के रिस्पेक्ट में पेमेंट किया है, पर ये भी याद रखो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमको PNL में ले जाना है, ठीक है। और बाद में जब फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें डायरेक्ट एकदम से PNL में नहीं ले जाना है। पहले तो हम जो है फेयर वैल्यू गेन को बढ़ाते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको डेबिट करके फेयर वैल्यू गेन कर देते हैं, और फिर हम फेयर वैल्यू गेन को जो है PNL में ले जाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में HFT के बारे में बोला नहीं, तो हम ये समझ सकते हैं कि चलो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेस करे है तो भैया चलो ठीक है, ट्रेडिंग भी कर सकते इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, किसके शेयर खरीद के बेचे जो भी है, ठीक है। वही इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो से याद रख लेते हैं ना कि हमको इधर आना है, FVTPL पे आना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो मेटालिक्स लिमिटेड है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, 19% इक्विटी स्टेक के, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट वो मेड फॉर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है, 10,000 शेयर है। तो ये आप टाइमलाइन बनाओ, और 30 जून को फेयर वैल्यू बढ़ गई 45 हो गई। अब कंपनी ने इरिवोकेबल ऑप्शन लिया। अब देखो समझो, हमारे पास ना इरिवोकेबल ऑप्शन भी रहता है इक्विटी शेयर के ऊपर। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन है कि वो FVT OCI में जा सकता है, FVTPL में जा सकता है, पर FVT OCI में जाएगा तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये इरिवोकेबल ऑप्शन है। साथ ही साथ OCI कभी भी जो है डी रिकॉग्निशन पे इधर PNL में नहीं जाएगा इक्विटी के केस में, तो अभी उसका डी रिकॉग्निशन का हमको कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो बोल रहे हैं कि रिवोकेबल ऑप्शन लिया है और मेजर करना है OCI के हिसाब से, तो हमको जो है जनरल एंट्री पास करनी है। अब सिंपल सी बातें आए, स्टार्टिंग में आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे तो बैंक से पैसे पे कर दो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता तो हम उसको भी कैपिटलाइज कर देते, तो पहले तो इन्होंने जो है पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट इधर है नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता तो उसको भी हम कैपिटलाइज कर देते, राइट। अब जो है ऑब्वियस बात है कि इधर फेयर वैल्यू बढ़ गई होगी, क्योंकि इधर भाव 50 का है, ओके 45 हो गया, तो फेयर वैल्यू कम हो गई, लॉस होते, फेयर वैल्यू लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया, फेयर वैल्यू लॉस इधर लिख दो,
ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा ना हमको, फेयर वैल्यू लॉस कर दो, क्योंकि OCI में कभी भी डायरेक्ट नहीं आता, पहले फेयर वैल्यू गेन और लॉस में आता है, इधर फेयर वैल्यू लॉस में गए और फेयर वैल्यू लॉस से फिर जो है हमने OCI में ट्रांसफ़र करा, ठीक है, OCI में ट्रांसफ़र किया। तो आप डायरेक्ट अगर FET OCI भी कर दोगे या फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI ऐसा कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो FET OCI कर दो और फेयर वैल्यू लॉस को जो है OCI में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन ओवर होता है। देखो आपके पास नोट्स पड़े होने चाहिए तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। पर अगर कभी नोट्स नहीं है तो मैं मेरे नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, आप वो एक बार पढ़ लेना, उसमें आपका पूरा ओल्ड सिलेबस का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, आप बाकायदा टाइमलाइन बना के रखो कि 1 अप्रैल को जो है 5008% कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू है, मतलब कि 5008% कन्वर्टेबल बॉन्ड है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और OCI में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि डिवेंचर को तो आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो, पर OCI में वो चीज़ आती है जो मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं होती, राइट। मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं होती फिर भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, फिर भी कैश फ्लोज रहते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज होते हैं, तो इंटरेस्ट इनकम कैपिटल गेन, क्योंकि मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं मतलब बिकेगा तो कैपिटल गेन होगा, तो ये सब चीज़ें होती है तब जाके OCI में जाता है। OCI है मतलब मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं है, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है तो मैच्योरिटी तक है, ठीक है, और PNL है मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज नहीं है, ठीक। अब जो है 8% कन्वर्टेबल बॉन्ड है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है, ठीक है, और हेल्ड टू मैच्योरिटी भी है, तो इसलिए जो है ये इधर आ जाता है। और मैच्योरिंग कब होगी? 31 मार्च 17 को, मतलब कि 6 साल बाद, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 साल बाद। अब डिवेंचर कन्वर्टेबल है इंटू इक्विटी शेयर एट अ कन्वर्जन प्राइस 105। इंटरेस्ट जो है एनुअली कैश में पे होगा। एट द डेट ऑफ इशू एस लिमिटेड कुड हैव इशू नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट। क्या बोला है? एट द डेट ऑफ इशू, इशू के डेट पे एस लिमिटेड इशू कर सकता था नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट 5 साल का बियरिंग कूपन फॉर विद अ 5 ईयर टर्म, विद अ 5 ईयर टर्म। इधर मिसप्रिंटिंग होगी देखना, इधर 6 ईयर्स नहीं है 5 ईयर है, तो नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट 5 ईयर टर्म है, तो 12% पे नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट इशू हो जाता, ठीक है। 3 साल बाद कन्वर्टेबल डेप्ट की जो फेयर वैल्यू है, मतलब कि जो हमने डिवेंचर इशू करे थे ना, उसकी फेयर वैल्यू 5,25,000, अच्छी बात है। अब एक टेंडर ऑफर आया, वो टेंडर ऑफर डिवेंचर होल्डर को दिया और बोला कि यार तुमको अभी हमने इशू करे थे ना जो 1 अप्रैल को, हम ऐसा करते ना तुमसे परचेस कर लेते 5,25,000 पे। तो होल्डर ने बोला ठीक है भैया, ओके। अब रीपर्चेस की डेट पे एस लिमिटेड इशू कर सकता था, ठीक है, कुड हैव इशू नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट 9% की रेट पे, ठीक है। तो अब देखो इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम इक्विटी और लायबिलिटी कंपोनेंट हमको निकालना है, ठीक। इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें तो 1 अप्रैल 2011 को पहले तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो से कितने अपने करो 5,000 को 8% के हिसाब से, तो कितना 40,000, 5,000 तो शेयर है ना, 40,000 आ जाएगा, ठीक है जी। 40%, 40,000 हमको 5 साल मिल जाएंगे, और फिर जो कन्वर्टेबल इनटू शेयर है तो आखिर में जो है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी अब देखो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो रिडेम्पशन हो जाएगा पार में। हम रिडेम्पशन की बात करें, हमको तो लायबिलिटी कंपोनेंट निकालना है, तो हम तो ये मानेंगे कि रिडेम्पशन हो रहा है पार पे, ठीक है। रिडेम्पशन प्रीमियम पे भी नहीं बोला तो पार पे हो जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है इसकी डिस्काउंटिंग कर लो, ठीक है। डिस्काउंटिंग किससे करोगे? जो नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट उस टाइम पे अगर आप इशू करते तो 12% का रेट था उसका, तो 12% का फैक्टर आपको दे के रखे, तो 12% के फैक्टर से आपको जो है 5 साल के जो कैश फ्लो है और साथ ही साथ 5वें साल पर जो रिडेम्पशन है वो आपने डिस्काउंटिंग करी, और ये जो आया आपका लायबिलिटी कंपोनेंट आया। अब वो लायबिलिटी कंपोनेंट आप जो है बॉन्ड की वैल्यू में से माइनस कर दो, ठीक है, 5 लाख में से माइनस कर दो। ये 5 लाख में से हमने माइनस करा, तो ये हमारा इक्विटी कंपोनेंट है। इस तरीके से ये सीन रहते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। ये इक्विटी और लायबिलिटी कंपोनेंट है, हमको तो अकाउंटिंग एंट्री भी दिखानी है। और ऑब्वियस सी बात है कि हम तो जो है डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो पैसे ऐसे केस में आएंगे। अब पैसे इस केस में आएंगे तो ठीक है भैया, बैंक अकाउंट है। अब इधर 8% डिवेंचर तो लिखना पड़ेगा ना, पर उसमें लायबिलिटी कंपोनेंट इक्विटी कंपोनेंट ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा, और इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया, ओके। अब आती बात रीपर्चेस की कि भैया इसको तो रीपर्चेस भी कर रहे हैं। अब रीपर्चेस कर रहे हैं तब समझो, रीपर्चेस कर रहे हैं मीन्स 3 साल बाद रीपर्चेस कर रहे हैं, तो 5,25,000 पे कर रहे हैं। तो उस टाइम अपन बॉन्ड की यू वैल्यू निकालते हैं, अपन डिस्काउंटिंग करके वैल्यू निकालते हैं कि कल को अगर 12% इंटरेस्ट होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती। तो रीपर्चेस की डेट पे गए, रीपर्चेस की डेट पे गए तो उसके आगे के 3 साल नहीं है, 2 साल है, क्योंकि ये 6 साल का बॉन्ड नहीं है, इसमें प्रिंटिंग एरर है, 5 साल का बॉन्ड है। तो आगे के जो 2 साल है, 2 साल में क्या होगा, 40,000 के हमको दो बार कैश फ्लोज मिलेंगे, और आखिर में हमको जो है मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी, रिडेम्पशन एट पार पे होगा ना। अगर हम 12% से डिस्काउंट करते तो 12% से डिस्काउंट करते तो हमारी लायबिलिटी कंपोनेंट ना ये 4,100 होता,
और वो 5 लाख में से अगर हम 4/66 माइनस करें तो बचा हुआ जो है हमारा इक्विटी कंपोनेंट होता, राइट। सॉरी 5,25,000 में से, सॉरी एक एरर हो गई है कि अगर हाँ कि अगर नॉर्मल रहता, अगर रीपर्चेस नहीं करते, 12% का भी चलता, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है लाइबिलिटी कंपोनेंट तो ये हो जाता। इक्विटी कंपोनेंट की बात करें तो इक्विटी कंपोनेंट, देखो लाइबिलिटी कंपोनेंट चेंज हुआ है क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज हुआ है, इक्विटी तो वही रहता 72,300। तो इस तरीके से ये सीन है। पर अब इंटरेस्ट चेंज हो गया है। ये रीपर्चेस काहे के लिए कर रहे हो तुम? रीपर्चेस करना मतलब क्या होता है कि डिवेंचर कि एक तरीके से डिवेंचर वालों को बोलना कि रहने दो, अब तुम्हारा काम हो गया है, हमने तुमको डिवेंचर इशू करके पैसा रेस किया था, हमारा काम हो गया है, पर हमको अब लग रहा है कि तुमको 12% पे डिवेंचर इशू करे हैं, मार्केट में 9% पे मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम तुमसे वापस ले रहे डिवेंचर, तुम्हारे पैसे रखो, हम तुमसे प्रीमियम पे ले रहे डिवेंचर, लो प्रीमियम से हमसे प्रीमियम ले लो, हमसे और प्रीमियम ले लो, पर अब हम जो है तुमसे पैसा रेज नहीं करेंगे, अब 9% वालों से पैसा रेज करेंगे, ठीक। तो अब देखो जो वैल्यू है 3 साल बाद वो है 5,25,000, ठीक है। तो 5,25,000 वैल्यू है और उस टाइम पे आप 9% इशू कर सकते हो कन्वर्टेबल बॉन्ड। 5,25,000 है, आप डिस्काउंटिंग करो, ठीक है। कैसे डिस्काउंटिंग करो? कैश फ्लोस आपके वही रहेंगे, ठीक है। आपके कैश फ्लोस जो है, कैश फ्लोस तो आपके अभी भी 9% वाले ही रहेंगे, ठीक है। कैश फ्लोस आपके वो 8% डिवेंचर वाले ही रहेंगे, 40-46 हज़ार ही रहेगा कैश फ्लो, क्योंकि 12% मार्केट था तो 12 की जगह शिफ्ट हुआ 9%। ऐसा नहीं कि 9% डिवेंचर इशू कर देंगे, ठीक है। तो 8% डिवेंचर इशू करा, 40-40 हज़ार के कैश फ्लो है, बाद में 5 लाख है, तो वो सब हमने जो डिस्काउंटिंग करी 9% के हिसाब से, तो वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई इससे आप समझ सकते हो कि पहले अगर होता तो 4,66,100 है और अब 4,91,360 है, ये डिफरेंस है। इसका मतलब होता है कैरिंग वैल्यू, कि कैरिंग वैल्यू इतनी है, पर अब तीसरे साल पे हम देखें उसके मुताबिक फेयर वैल्यू इतनी होती है, क्योंकि अब जो है ज़माना हो गया चेंज, 9% पे पैसे रेज हो सकते हैं, तो इससे जो है लाइबिलिटी कंपोनेंट हमारा बढ़ गया, 4,66 से 91 हो गया। और पहले इक्विटी कंपोनेंट कितना था? 72,300। अब ज़माना हो गया चेंज, अब वैल्यू है 5,25,000, तो ये डिफरेंस जो है वो इक्विटी कंपोनेंट है, तो इक्विटी कंपोनेंट हमारा जो है कम हो जाएगा। अब देखो हम तो पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम देखें तो तीसरे साल पे खड़े हो गए, हम तो पेमेंट करें 5,25,000 का, तो पेमेंट करें तो बैंक जा रहा है, तो उसमें लाइबिलिटी का तो 4,66,100 जा रहा है, पर ये सेटलमेंट करने में 25,260 और ज़्यादा लग गए। मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि 4,66,100 की जगह हमने इतना पे कर दिया, 4,91,000। यही चीज़ जो है नीचे भी रहेगी कि हमने पेमेंट तो कर दिया, और जो बचा हुआ है वो रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएगा, और जो लॉस है वो P&L अकाउंट में चले जाएगा। नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात ये है कि जो लॉस हो गया वो P&L अकाउंट में, प्रॉफिट हो गया तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस में ले गए, ठीक है ना। ये याद रखना बिल्कुल भी। चलाते स्टाफ वेलफेयर के क्वेश्चन करते हैं। अब सागर लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट करा है, क्या बोल रहे हैं? सागर लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट करा है एज अ पॉइंट ऑफ स्टाफ वेलफेयर मेजर, कि एम्प्लॉय को लैंड करते हैं 12 लाख। अब देखो ये एम्प्लॉय को लैंड कर रहे हैं 12 लाख, समझो। अब तो तुम्हारा तो अभी 12 लाख आउटफ्लो हो गया, देखा जाए तो जो अमाउंट लैंड हो रहा है वो रीपे होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा 10% है, और जो लोन है वो 6% है। अब फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोन इनिशियली टू बी रिकॉग्नाइज, कितना लोन हम रिकॉग्नाइज करें इनिशियली, ठीक है। तो पहले तो कितना लोन हम रिकॉग्नाइज करें, एंड अमोर्टाइज कॉस्ट फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर। हमको अमोर्टाइज कॉस्ट निकालना है, मतलब कि अमोर्टाइज कॉस्ट की बात क्या कर रहे हैं? ये जो इंटरेस्ट होगा ना, क्योंकि आपने तो अभी आप लोन के कंपोनेंट निकालोगे, अब उसको बचे हुए साल में इंटरेस्ट ऐसे चार्ज होगा ना, तो ये अमोर्टाइज कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर भी रहेगा, तो आपने अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बहुत भी कराओ तो इस टाइप की चीज़ें होती है। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें समझने की, कि सबसे पहले तो देखो 6% अगर इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालो 4 साल का, इंटरेस्ट फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एन्युटी 4 साल का जो है हर एक साल का कैलकुलेट करके उसको क्लब करके जो है इसको 12 लाख से डिवाइड करोगे तो आपको इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 346,320। अब 346,320 तुम्हारा अगर इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गया, उसको कर लो 12% से डिस्काउंट, 12%, सॉरी इधर क्या है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, 10% से डिस्काउंट कर लो। 10% का फैक्टर दे के रखा है, क्या दे के रखा है, डिस्काउंट कर लो। डिस्काउंट करके जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट आपका जो है वो आपका आएगा लोन वाला कंपोनेंट, मतलब इतने का आपने लोन दिया है तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ आपका स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो देखो क्या है सिंपल सा समझने का, कि ओवर द पीरियड ऑफ लोन इसको हम बुक कर देंगे। अब सबसे पहले तो भैया आपने जो निकाला है 1097,
इसको सबसे पहले तो ये आपका फेयर वैल्यू है, ये फेयर कंपोनेंट है, ठीक है, ये लोन का फेयर कंपोनेंट है, राइट। अब देखो, पर बात ये है मेरे तो पैसे जा रहे हैं ना 12 लाख, मेरे तो 12 लाख पैसे जा रहे हैं। तो देखो ऐसा है कि जब तुम्हारे पैसे जा रहे हैं तो ये स्टाफ लोन है 1097, बचा हुआ स्टाफ कॉस्ट है। ऐसा करके हमने जो है बैंक के एंट्री कर दी, ये हमारा हो गया ख़त्म। अब इस लोन पे इंटरेस्ट होगा, इस लोन पे इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे कैलकुलेट कर, नॉर्मल जो अपना लोन का टेबल होता है, ये 10 लाख का तेरा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इस पर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब इसमें से इंस्टॉलमेंट माइनस हो जाएगा तो बचा हुआ कॉस्ट आएगा, फिर ये बचा हुआ आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस आया, इस पर 10% इंटरेस्ट है, उसमें से अपन इंस्टॉलमेंट माइनस करो, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपको इंटरेस्ट ऐसा दिख जाएगा। अब सिंस आपको इंटरेस्ट ऐसा दिख जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इस इंटरेस्ट को आपको ऐसे P&L में ले जाना है, तो एक एंट्री तो आपको ड्यू की करनी पड़ेगी और एक एंट्री आपको P&L में ले जाने की करनी पड़ेगी। तो देखो एक पहले तो आपका लोन बढ़ गया, ठीक है, ये आपका लोन बढ़ गया, ठीक है, तो हर एक की एंट्री करनी है, मतलब कि पहले आपका लोन बढ़ा, फिर आपका इंस्टॉलमेंट पे हुआ, तो इंस्टॉलमेंट पे हुआ तो आपको पैसे आए, ये इंस्टॉलमेंट की आपने एंट्री कर ली। अब जो है आप इसको P&L में ले जाओगे, ठीक है, P&L में ले जाओगे इंटरेस्ट इनकम को, तो इंटरेस्ट इनकम को आप P&L में ले गए। वो जो डिफरेंस बिटवीन है वो तो अपना प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, तो प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट है तो उसके हिसाब से आपको एक एंट्री प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट की करनी पड़ेगी। वो कैसे एंट्री होगी, सबसे पहले तो एक अपना वो क्रिएट हो गया है कि प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट का एक आपका असेट क्रिएट हो गया। अब उसको 4 साल में आप उसको अमोर्टाइज़ करोगे, मतलब कि 4 साल में अमोर्टाइज़ करोगे, इन द सेंस डिवाइड बाय 4 करके आप P&L में ले जाओगे। ये लिखा हुआ है कि जो डिफरेंस है वो प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट है और अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ लोन, ये पीरियड ऑफ लोन के हिसाब से अमोर्टाइज होगा, इंटरेस्ट के प्रपोर्शन में नहीं होगा, पीरियड ऑफ लोन के हिसाब से होगा, मतलब कि डिवाइड बाय 4 के हो जाएगा। ऐसा नहीं बोला है कि जो है पीरियड ऑफ लोन इन प्रपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का प्रपोर्शन नहीं, मतलब कि इस प्रपोर्शन में नहीं जाएगा, इंस्टेड पीरियड ऑफ लोन ये 4 साल से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिकॉल करें तो एक क्वेश्चन हमने जो है अमोर्टाइजेशन मेथड पे करा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो जो है डिबेंचर की फेयर वैल्यू चेंज हो गई है, और एक हमने पॉइंट पढ़ा था जहाँ पे स्टाफ वाला क्वेश्चन था। अब एक दो क्वेश्चन और एक जैसे पैटर्न के आएंगे, एक आएगा जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला क्वेश्चन आएगा, एक आएगा डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, इन सब पे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, अभी अपन वो देखेंगे, ठीक। फिर एक और आ जाएगा वो FVTPL, उसकी वो अकाउंटिंग, उसकी अकाउंटिंग भी भयंकर है। बाकी जो ये डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसको हम फटाफट निपटाते हैं, ठीक है। अब देखो A लिमिटेड कंपनी है, उसने जो है बोरिंग करके रखी है 10 लाख की और बुलेट रिपेमेंट है 10 लाख का, तो ठीक है बोरिंग करके रखी है, मैं 10 लाख का बुलेट रिपेमेंट कर दूंगा। बुलेट रिपेमेंट का मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पे मैं जो है दे दूंगा पूरा का पूरा 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट दूंगा, बाकी बीच में जो है ड्यूरिंग द पीरियड मैं तो सिर्फ इंटरेस्ट का ही पेमेंट करूँगा। तो एनुअल इंटरेस्ट रेट 12% है। अब कंपनी ने एट द एंड ऑफ 5th ईयर डिफॉल्ट कर दिया, तो रीशेड्यूल ऑफ द पेमेंट, ठीक है, और रीशेड्यूलमेंट चालू हुआ, एक रीशेड्यूलिंग का एग्रीमेंट चालू हुआ, और इज़ मेड इन द बिगिनिंग, रीशेड्यूलिंग ऑफ द पेमेंट उसको बिगिनिंग में करा, और कंपनी को बोला गया है कि एट द एंड ऑफ 6th ईयर आप 1 टाइम सेटलमेंट में 13 लाख पे कर दो। तो रीशेड्यूलिंग हुई और बोला कि 6ठे साल के एंड में 13 लाख पे कर देना। अब समझो तुम्हारे पास वैसे 10 लाख का लोन था, तुमने पहले 4 साल तो इंटरेस्ट पे करा है, 5वें साल के एंड में इंटरेस्ट पे नहीं करा, और कंपनी बोल रही है कि बैंक बोल रही है कि तुम 5वें साल के एंड पे तुमने इंटरेस्ट पे नहीं करा, 6ठे साल के एंड में तुम 13 लाख पे कर देना। तो सिंपल सी बात है, मतलब मेरे को बताओ तुमने 2 साल का इंटरेस्ट पे नहीं करा, ये तो 5वें साल का एंड और 6ठे साल का एंड। अगर बात करें 10 लाख की और इसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखे 12%, तो इंटू 1.12 करो, तो अपने हिसाब से तो जो है 12,54,400 रुपये हमको पे करना चाहिए, अगर पे भी करना चाहिए तो। पर ये बोल रहे हैं कि नहीं 13 लाख पे होगा। अब जब 13 लाख पे होगा मतलब कि तुमको अपनी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए, ठीक है, अपन ने पढ़ा है फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कि आप एक्सचेंज कर रहे हो, अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को ख़त्म कर रहे हो अनफेवरेबल टर्म्स में, तो वो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाती है। जब एक्सचेंज कर रहे हो आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी अनफेवरेबल टर्म में, तो वो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है। तो जो एडिशनल अमाउंट पेबल है वो एडिशनल अमाउंट हमारा 45,600 है। तो अब देखो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, अब तुम्हारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गई है कि तुमको लाइबिलिटी सेटल करने के लिए इतना खर्चा एडिशनल में करना पड़ेगा, तो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी अंडर द कंडीशन, वो तुम्हारे पास जो तुम्हारी अनफेवरेबल है। हैंस जो रीशेड्यूलमेंट अरेंजमेंट है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मीट कर रहा है। ये हो गया तुम्हारा, समझ में आ गया तुमको कि जो रीशेड्यूलमेंट अरेंजमेंट है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन को इसलिए मीट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सचेंज, यहाँ पे जो सेटलमेंट हो रहा है वो अनफेवरेबल टर्म्स में होता है। फिर एक क्वेश्चन और था कि बी लिमिटेड ने एक ऑप्शन राइट करा है, फिक्स प्राइस पे राइट करा है, मतलब बी लिमिटेड को प्रीमियम रिसीव होगा, सी लिमिटेड के पास पुट ऑप्शन है, ठीक है, मार्केट प्राइस 120 है, ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है, कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, एनी टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिन तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अब इवेल्युएट करना है अंडर द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट।
अब समझो, सबसे पहले अगर सामने वाले के पास ऑप्शन है तो सामने वाला कभी भी जब भी एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन जब उसका फेवरेबल रहेगा तो वो उसके लिए तो फाइनेंशियल एसेट है, और बी के लिए अनफेवरेबल रहेगा क्योंकि सामने वाले ने पुट ऑप्शन लिया है ना, तो वो उसके लिए तो फेवरेबल रहेगा। जब भी एक्सरसाइज रहेगा तो वो एक्सरसाइज कब करेगा, जब वो फेवरेबल कंडीशन रहेगी। तो देखो ये अपना जो है फिनेंशियल लायबिलिटी है, तो फिनेंशियल लायबिलिटी हो गई क्योंकि वो अनफेवरेबल टर्म पे बी जो है एक्सचेंज करेगा, और सामने वाला ऑप्शन होल्डर है तो वो तो फेवरेबल टर्म पे एक्सचेंज करेगा। तो बी लिमिटेड के लिए ये है फिनेंशियल लायबिलिटी, ए के लिए है, सी के लिए है ये फिनेंशियल एसेट। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो है ये डेरिवेटिव की कंडीशन भी पूरी करेगा। डेरिवेटिव की कंडीशन इसलिए पूरी करेगा क्योंकि डेरिवेटिव में 3 कंडीशन होती है और ये ऑप्शन उन तीनों कंडीशन को पूरी करता है। सबसे पहले तो अपन बोलते हैं कि स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट या लिटिल इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है, और जो है सेटलमेंट भी होगा एट अ पीरियड ऑफ टाइम, और जब सेटलमेंट होगा ना इसकी वैल्यू जो है चेंज होती है एज पर द चेंज इन द इंडेक्स। तो इधर भी अगर अपन देखें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई लगा नहीं है, सिर्फ प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट लगा है, तो वो बहुत ही लिटिल इन्वेस्टमेंट है। और साथ ही साथ सेटलमेंट भी हो रहा है एट अ फ्यूचर डेट, देखो 90 दिन बाद सेटल भी होगा। साथ ही साथ इसका वैल्यू जो है इंडेक्स की वैल्यू चेंज होने से इसका वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इंडेक्स का वैल्यू मतलब कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज होने से, जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है तो इंटरेस्ट का रेट चेंज होगा, कमोडिटी डेरिवेटिव है तो कमोडिटी का रेट चेंज होगा, ठीक है। शेयर्स पे ऑप्शन है तो शेयर्स का वैल्यू चेंज होगा, जैसे इक्विटी इंडेक्स, कमोडिटी प्राइस, ये सब चेंज होता रहता है ना। तो ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल चेंज होने से डेरिवेटिव जो है हमारा डेरिवेटिव की प्राइस भी चेंज होती है, तो इसलिए जो है इसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है क्वेश्चन 5, जो है क्वेश्चन 5 का अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं हम कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे, कन्वर्टेबल नहीं होंगे। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। तो एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग कंपनी को इशू कर दिया उसने, सब्सिडियरी ने एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग कंपनी को इशू कर दिए, तो सब्सिडियरी को पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो समझो, ये नेचर है, ये नॉन क्यूमुलेटिव, एक तो क्यूमुलेटिव भी नहीं है डिविडेंड, और रिडीम भी हो रहा है, मतलब कि हर साल आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है। पर डिविडेंड कितना मिलेगा, 0.0001%। ये सिर्फ नॉमिनल अमाउंट है, ये अगर आप करोगे 500 लाख का तो ये सिर्फ जो है 50 रुपये निकल रहा है, तो इसकी डिस्काउंटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। रिडीमेबल है, ठीक है, तो रिडेम्पशन हम पार पे कर देते हैं। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो इससे हम जो है ये समझ लेते हैं कि जो है सब्सिडियरी ने शेयर इशू करे है, सामने वाले ने जो है लोन दिया है एक तरीके से, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्योंकि सामने वाला पैसे दे रहा है ना उस शेयर, क्योंकि शेयर को सब्सक्राइब करेगा होल्डिंग तो पैसे मिलेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन कंपोनेंट की वैल्यू तो इतनी है, बचा हुआ जो पैसा मिला है वो एज एन इन्वेस्टमेंट मिला है, तो आपका जो लोन कंपोनेंट है ये तो मिल जाएगा आपका, और बचा हुआ आपका इन्वेस्टमेंट वाला कंपोनेंट है। और ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टमेंट वाला कंपोनेंट है ये तो कोई अमोटाइज नहीं होगा। अब ये स्टाफ वाला क्वेश्चन होता तो स्टाफ कॉस्ट का तो हम अमोटाइज कर लेते, अब ये जो लोन वाला कंपोनेंट है ऑब्वियस सी बात है इस लोन वाले कंपोनेंट को हम जो है अमोटाइज करेंगे इसकी कॉस्ट को, तो यही है 355,90,000 है, और इंटरेस्ट 12% से, तो 12% से चार्ज करते रहो कि पहले साल में जो है चार्ज कर दिया। अब देखो आपने जो है इसमें इंटरेस्ट चार्ज करोगे, अब यही अगर वो स्टाफ लोन वाला क्वेश्चन होता तो इसमें इंटरेस्ट तो चार्ज होता, साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट होता, ठीक है, फिर बचा हुआ आउटस्टैंडिंग होगा। पर इसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट की तो बात है नहीं ना, इसमें कोई ऐसी इंटरेस्ट की बात नहीं है, ठीक है। तो आप जो है बाकायदा अब आप देखो तो हर साल जो है इंटरेस्ट ऐसा ऐड होगा, ठीक है, हर साल इंटरेस्ट ऐड होगा, क्यूमुलेट होगा, इंटरेस्ट ऐड होगा, क्यूमुलेट होगा, तो इस तरीके से जो है इस तरीके से आप जो है इसको बुक करोगे। अब बुक कैसे करोगे, पीएनएल में ले जाओगे, तो पहली एंट्री हो जाएगी कि आप इसको पीएनएल में ले जाओगे डायरेक्ट ही। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। XYZ ने देखो वही एम्प्लॉय को लोन दिया 4% पे जो है 10,000, तो देखो 10 लाख, सिंपल सी बात है, भले ही फटाफट कर रहे हैं हम क्वेश्चन, पर एक बार सब हर एक क्वेश्चन की टाइमलाइन बना के रखना, और फिर एक बार आप टाइमलाइन बना लोगे ना तो जो मैं बोल रहा हूँ आप फटाफट इसको क्लिक कर लोगे। ओके, तो हम जो है फटाफट लोन की बात कर लेते हैं कि ग्रांट करा लोन एम्प्लॉय को 4% पे 10 लाख का लोन है, सबका सब आप रिकॉर्ड करके रखो एट द बिगिनिंग 16-17 के बिगिनिंग में, ठीक है। तो बिगिनिंग में करा तो क्या लेना देना, पेमेंट एंड से ही होगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 5 साल में रिपे होगा, 1 2 3 4 5 क्या इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन रिड्यूस्ड बैलेंस, ऑब्वियस बात है रिड्यूस्ड बैलेंस पे जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है वो अगले 2 साल में पे होगा, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट आफ्टर कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, कि पहले एक बार प्रिंसिपल का कलेक्शन कर ले 1 2 3 4 5, तो प्रिंसिपल का कलेक्शन कितना कर ले, कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल 2-2 लाख से कलेक्शन कर लो 5 साल तक, ठीक है। फिर अगला जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको 6ठे 7वें साल में कर लेना,
बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है आपका 8%। तो सबसे पहले तो आप जो है इंस्टॉलमेंट निकाल लो। तो पहले 5 साल का तो बता 2-2 लाख। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि हमको टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 2 करके 6ठे और 7वें साल ऐसा करना पड़ेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकाले, तो करो ना आप कैलकुलेट कि 10 लाख पे पहले हमने जो है 4% से कैलकुलेट किया तो उधर हमारा 40,000 आया। फिर 8 लाख पे करा तो 8 पे 4% फिर आया 32,000। फिर 6 पे 24,000। फिर 4 पे 16,000। फिर 2 पे 8,000। तो कर लो 40 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 8, 120 लाख आ गया। ये 120 लाख है डिवाइड बाई 2 करोगे तो 6ठे और 7वें साल आपका आ गया। और इस तरीके से जो है आप पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, प्रेजेंट वैल्यू बेंचमार्क इंटरेस्ट से निकाल के आपने सबसे पहले तो फेयर वैल्यू ऑफ लोन निकाल लिया। फेयर वैल्यू ऑफ लोन निकाले तो ये कितना 871,342। तो बचा हुआ आपका जो है कॉस्ट है, स्टाफ कॉस्ट है। ठीक है, स्टाफ कॉस्ट ही मालूम है, फेयर वैल्यू 871 है। अब आप जो है फेयर वैल्यू 871,842,342 है। आप समझो इन्होंने लोन टू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय बेनिफिट कर दिया। ठीक है, तो लोन टू एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, टू बैंक हो गया। ओके, अब अकाउंटिंग एंट्री तो हमको 1/4/16 को तो हमने लोन दिया 31/3/17। ठीक है, 1 साल बाद आप पे करोगे। तो सबसे पहली बात तो इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट तो पहले जो है आपने इंटरेस्ट, चलो आप ऐसे कर दो, इंटरेस्ट से आप लोन बढ़ा दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्रूड से आपने जो है पहले लोन बढ़ा दिया कितना 69,707, ये जो आप निकालोगे। ठीक है, 1 सेकेंड। अब आपने जो करा वो इंटरेस्ट से आपने लोन बढ़ाया। इंटरेस्ट कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है कि जो 871,342 है उसका आप 8% कैलकुलेट करो, ये 69,707, इससे आपने लोन बढ़ा दिया और बाकी आपको जो है पेमेंट तो आएगा ही आएगा। पेमेंट किसका आएगा, पेमेंट आएगा आपको इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, तो बैंक अकाउंट, ठीक है, इससे लोन कम हो गया। अब 2 चीज़ें हैं आपको याद रखने की है, एक तो जो अपना एम्प्लॉय बेनिफिट है वो अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ लोन, और साथ ही साथ जो है वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है आपको उसको भी P&L में ले जाना है। तो जैसे ये इंटरेस्ट है तो आप इसको P&L में ले जाओगे ना, ये तो आपकी इनकम है, आपने लोन दिया है तो एक तरीके से आपकी इनकम है। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो ऑन 1 अप्रैल 17 अल्फा लिमिटेड ने 30 लाख इशू करे, 6% कन्वर्टेबल डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 है। देखो वापस सब टाइमलाइन बना लो, 30 लाख है। ठीक है, 6% डिबेंचर है। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमको ऐसे मिल जाएगा, इशू करे ना डिबेंचर तो हमको पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी नहीं बता के रखी, चलो देखते हैं। और प्रीमियम, रिडेम्पशन प्रीमियम पे मतलब 6 लाख 60,000 मिलेंगे एंड में। ठीक है, वो कब मिलेंगे, अच्छा 4 साल बाद, 17 ना, 31, 18, 19, 20, 21, 4 साल, 1 2 3 4। ठीक है, और जो है रिडीमेबल 10% प्रीमियम पे है। या तो ऐसा हो जाएगा या तो कन्वर्जन कर लो, आप कन्वर्जन कर लो। ठीक है ना, एट दी ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर, ये तो ऑप्शन पे है। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट इक्विवेलेंट डिबेंचर पे 10% है। अब पॉइंट ये है कि जो अब इधर ये डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इंस्टॉलमेंट वाला लफड़ा नहीं है, या ये लोन दे रहे हैं तो ये लोन स्टाफ लोन वाला हरकत नहीं होगी, इधर ये डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो अब क्या करोगे आप, 4 साल तक जो आपको मिल रहे हैं 30 लाख पे करो 6%, ये है आपका 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 आपको 4 साल मिल रहे हैं और बाद में आपको जो है 30 लाख पे 33 लाख आपको मिल रहा है आखिर में। तो देखो समझो 1,80,000 तुमको मिले, साथ ही साथ जो तो तुमको 33 लाख मिला। अब जो है 10% का जो है, अगर आपने जो है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करते तो 10% था, तो 10% से आप जो है एन्यूटी फैक्टर से इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर लोगे और आखिरी साल 4थे साल के इंटरेस्ट फैक्टर से प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करके 33 लाख को मल्टीप्लाई करके आपने डेप्ट कंपोनेंट निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि सेपरेट करो इक्विटी और डेप्ट को, तो ठीक है इक्विटी कंपोनेंट हम सेपरेट कर देंगे, जो हमारा था 30 लाख उसमें से डेप्ट हटाओ तो इक्विटी आ जाएगा। और इस तरीके से जो है हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 निपटाते हैं फटाफट। अब इधर एंटिटी जो है XYZ एंटर हुआ है किसी फिक्स प्राइस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है फिक्स प्राइस पे, ये प्राइस पक्का है। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और बोला कि 10,000 किलोग्राम 10 लाख किलोग्राम परचेस करेंगे कॉपर। ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद द एक्सपेक्टेड यूसेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट परमिट करता है कि आप फिजिकल डिलीवरी ले लो। ठीक है, या तो ऐसा कर लो या तो सेटलमेंट कर लो कैश में बेस्ड ऑन द चेंजेस फेयर वैल्यू। अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर है क्या, आप समझो। अब सबसे पहले जो ये कॉपर है, ये कॉपर आपका तो नॉन फाइनेंशियल एसेट है कायदे से देखा जाए, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल इसलिए। मेरे को बताओ क्या कॉपर आपको फाइनेंशियल एसेट की कई डेफिनेशन में दिखता है क्या, देखो चेक करो, नहीं मिलेगा आपको कॉपर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ, गुड्स वुड्स तो होता ही नहीं है, तो नॉन फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, अब इसका अगर आप जो है बाय और सेल कर रहे हो, वो काय के लिए कर रहे हो, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो ठीक है, तो ये आपको वैसे भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। पर अगर आप प्राइस में खेल रहे हो, मतलब फिजिकली सेटलमेंट के अलावा, ठीक है, प्राइस में खेल रहे हो आप, नेट सेटलमेंट करो जैसे अपना कमोडिटीज़ में होता है। ठीक है, सेटल करो नेट इन कैश बिना फिजिकल डिलीवरी के, तो भाई वो अब तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो इधर भी तो ऐसे ही हो रहा है, देखो
सेटलमेंट हो रहा है नेट इन कैश तो तुम्हारा फिनेंशियल जो है इंस्ट्रूमेंट है, पर अगर फिजिकल डिलीवरी ले ले तो तुम्हारा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब चलो कभी तो कुछ ऐसा हो कि वो सेटलमेंट नेट पे नहीं कर रहा है, पर ना वो परचेस करता है, वो फटाफट वो बेच भी देता है, मतलब कि जैसे ही परचेस किया ना 2-3 घंटे में बेच दिया, तो भैया वो भी तब भी वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट नेट इन कैश नहीं हुआ है। ठीक है, तो फालतू की बात मत करो, ये फिजिकल डिलीवरी हो गई है, भले ही तुमने 2-3 घंटे बेचा, हमको क्या, पर फिर भी वो डेरिवेटिव में नहीं आता है, वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। भले ही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि क्विकली लेके क्विकली बेच दो, पर फिर भी वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है। वो ये आपको दिख जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इज़ नॉट अकाउंटेड एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अभी आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, 3 पॉइंट लेने हैं, 3 पॉइंट आप पॉइंटर्स बना के लिख दो, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट कि स्टडी लिमिटेड ने सम दिया है 10 लाख का 18% के इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए। फेयर वैल्यू, ओके, फेयर वैल्यू निकाल के रखी। अब देखो क्या तगड़ा क्वेश्चन आया, इधर फेयर वैल्यू अभी अपनी कम आ रही थी सबकी फेयर वैल्यू, पर इधर फेयर वैल्यू ज़्यादा ही है। फेयर वैल्यू ज़्यादा ही है ना, तो ये क्वेश्चन अपना डी रिकॉग्निशन वाला क्वेश्चन है। डी रिकॉग्निशन वाले क्वेश्चन में याद रखना ऐसा ही होता है कि आपकी फेयर वैल्यू ज़्यादा आती है। डी रिकॉग्निशन करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है, वो आपको प्रोसेस लिखनी पड़ेगी, राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो फेयर वैल्यू आई आपकी 12,23,960 और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 13% है, पर लैंड करा है 18% पे, जो भी है। अब प्री पेमेंट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए और एक कंट्रोल को भी रिटेन करने के लिए स्टडी लिमिटेड ने क्या किया कि अपने राइट की जो, अब ऑब्वियस सी बात है कि सम तो लैंड ही करा है, तो राइट तो है प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव करने का, उसने अपने राइट को ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो रिसीव द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन ऑन इट्स मैच्योरिटी विद इंटरेस्ट। तो उसने राइट को ट्रांसफ़र कर दिया, पर आफ्टर रिटेनिंग राइट ऑफ 10% प्रिंसिपल एंड 4% इंटरेस्ट, मतलब कि 10% प्रिंसिपल 4% इंटरेस्ट का राइट अपने साथ ही रखा, जिसकी वैल्यू ये थी। और उस इंटरेस्ट में जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट 9,90,000, हाँ, और ये जो ट्रांजैक्शन ये 9,90,000 में हो गया। अब इंटरेस्ट के कंपोनेंट में जो है 2% फीस भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जिसकी फेयर वैल्यू 65,160 है, मतलब कि इसमें 65,160 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इफ़ एनी आर डिडक्टिबल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ कंपनीज क्लेम, कि जो डिफ़ॉल्ट है अगर कभी हुआ तो डिडक्टिबल टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट कंपनी क्लेम ऑन द प्रिंसिपल पोर्शन, जितना क्लेम है उसके हिसाब से उतना डिफ़ॉल्ट जो है डिडक्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब जनरल एंट्री करनी है टू रिकॉर्ड द डी रिकॉग्निशन ऑफ लोन। अब हमको जो है जनरल एंट्री पास करनी है, डी रिकॉग्निशन ऑफ लोन करना है। क्वेश्चन में वापस पढ़ूंगा, ठीक है, इससे आपको और होल्ड आएगा कि उधार दिया है 10 लाख का 18% पे, उसकी फेयर वैल्यू इतनी दे के रखी है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दे के रखा है 13 और 18, ठीक है, ये 13 दे के रखा है। प्री पेमेंट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए प्री पेमेंट रिस्क को मिटिगेट करो, साथ ही साथ रिटेन भी करना है कंट्रोल को, तो उसके लिए जो है अपने साथ जो है उन्होंने 10% प्रिंसिपल और 4% इंटरेस्ट को छोड़ के बचा हुआ राइट उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, वो ट्रांसफ़र करा है, तो फेयर और इन 10% प्रिंसिपल और 4% इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू ये है, राइट ट्रांसफ़र करा है, तो उसका कंसिडरेशन 9,90,000 है। अब इंटरेस्ट कंपोनेंट, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो 2% है, इंटरेस्ट कंपोनेंट 2% है, ठीक है, तो 2% है, उसकी वैल्यू 65,160 है, जो अपने इंटरेस्ट की इस वैल्यू में जुड़ा हुआ है 1,64,84 में, तो ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ है। तो अब पहली बात ये होती है कि कैलकुलेट करो सिक्योरिटाइज्ड वैल्यू। अब सिक्योरिटाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या, इसके पहले मैं आपको शॉर्ट डी रिकॉग्निशन ऑफ लोन की एक बार मैं बात करता हूँ कि डी रिकॉग्निशन ऑफ लोन क्या होता है। डी रिकॉग्निशन ऑफ लोन मतलब क्या है, मैंने किसी को लोन दे के रखा था, ठीक है, उससे मेरे को पैसे लेने हैं और मेरे को किसी को पैसे भी देने हैं। तो एक तो तरीका होता है कि यार वो जो लोन दे के रखा है वहाँ से मेरे को पैसे आते रहेंगे तो मैं क्रेडिटर को दे दूँगा, और एक तरीका होता है कि मैं क्रेडिटर को बोल दूँ कि यार ये तो जो लोन है ना, तो वो लोन का पैसा डायरेक्ट तू ही रख ले यार। तो अब जो लोन का पैसा उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो लोन का पैसा उसको दे रहे हैं, तो या तो एक तरीका ये है कि भाई मैं बोल दूँ कि लोन का पैसा सारा का सारा तू रख ले, पर ऐसा तो होगा नहीं, मेरे को जितना पे करने का होगा उतना ही मैं ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। तो अमाउंट पार्टली पेड हो सकता है, उसको फुल्ली पेड हो सकता है, जो भी है, ठीक है, पर हमको ये चेक करना है कि सिर्फ आप पैसे ही उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो कि तूने उसके रिस्पेक्ट में रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफ़र करा है तो ऐसे केस में देखो तो डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मैं वापस से बोलता हूँ कि देखो आपको क्रेडिटर को पैसे देने हैं, पर आपको पैसे लेने भी है, आपने लोन किसी को दिया था, पैसे लेने भी है, तो ऐसे केस में वो लोन के कुछ पैसे, अगर जितना पेमेंट जा रहा है उस हिसाब से पूरे पैसे भी जा सकते हैं, आधे पैसे भी जा सकते हैं, पर जो भी जा रहा हो, पर ये भी तो देखो कि तुमने साथ साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड भी क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कर दी क्या। अगर ट्रांसफ़र करे हो, थोड़े से करे हो, जो भी है, ठीक है, तो भी वो डी रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा। तो डी रिकॉग्नाइजेशन तब आता है जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर देते हो, अगर नहीं करते हो तो डी रिकॉग्निशन की बात ही नहीं है, क्योंकि डी रिकॉग्निशन क्या करना है, वो अपने खाते में है लोन, अपने खाते में है लोन, अपने पास है उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है।
अब एक तरीका हो गया, ये मैंने जो एक तरीका बताया जिसमें मैंने बोला कि लोन का पैसा डायरेक्ट उधर जाएगा। एक तरीका होता है कि भैया तेरे को नहीं जाएगा, पहले वो मेरे को भी रिसीव होगा और मेरे को जैसे ही रिसीव होगा मैं तेरे को दे दूंगा। तो ऐसे केस में डी रिकॉग्निशन की बात नहीं होती, रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफ़र ही नहीं करे। पर दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो डी रिकॉग्निशन हो जाता है। दो कंडीशन क्या फुलफिल हो जाए? पहली कंडीशन सबसे पहले ऐसा है, पहली कंडीशन ये है कि क्रेडिटर को पैसे तब मिलेंगे जब अमाउंट मेरे को मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, बॉन्ड को मैं किसी दूसरे को सेल ही नहीं करूँगा, मैं बॉन्ड को सिर्फ वो तेरे लिए यूज़ करूँगा। तो जब बॉन्ड को तेरे लिए यूज़ करूँगा और जो भी पैसे हैं बॉन्ड से अगर मिलते हैं तो तेरे को दूंगा, नहीं मिले तो मैं तेरे को नहीं दे पाऊँगा। तो एक तरीके से उस बॉन्ड पे पूरा कंट्रोल क्रेडिटर का आ गया, तो एक तरीके से डी रिकॉग्निशन हो गया। तो हमने दो तरीके पढ़े हैं, जहाँ पे एक जगह तो जो है बॉन्ड हमने डायरेक्ट उसको दे दिया है, और एक तरीका ये है कि बॉन्ड तो मेरे पास ही है, ठीक है, बॉन्ड डायरेक्टली उसको दिया है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी अगर ट्रांसफ़र करा है, थोड़ा सा भी करा है, तो वो जो है डी रिकॉग्निशन हो जाएगा। अगर बॉन्ड मेरे पास आ रहे हैं पर उसमें दो कंडीशन अटैच है कि बॉन्ड से पैसे मिलेंगे वो मैं तेरे को ही दूंगा और बॉन्ड किसी को भी नहीं बेचूंगा, तो ऐसे केस में जो है डी रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का इससे कोई लेना देना नहीं है, पर डी रिकॉग्निशन के बारे में हमको कुछ पता होना चाहिए था। डी रिकॉग्निशन के लिए हम सबसे पहले जो है 4 स्टेप होती है। पहली स्टेप में क्या होता है कि हम सिक्योरिटाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। अब सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट ऑफ वैल्यू मतलब कि हमने जो लोन दिया है ना, तो उसका सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट निकालते हैं। तो सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट आप कैसे निकालोगे, ठीक है, इसका किससे निकालोगे कि देखो फेयर वैल्यू दे के रखी है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू दे के रखा आपको, उस फेयर वैल्यू में से, लोन की फेयर वैल्यू में से आपने प्रिंसिपल स्ट्रिप माइनस करो, इंटरेस्ट की स्ट्रिप माइनस करो, और साथ ही साथ ओके इंटरेस्ट की स्ट्रिप जो है इसमें वैल्यू ऑफ सर्विस असेट, हाँ, तो तीनों माइनस करो, प्रिंसिपल स्ट्रिप, इंटरेस्ट स्ट्रिप और वैल्यू ऑफ सर्विस असेट, ये सब आपको दे के रखेंगे, ठीक है, दे के रखा है प्रिंसिपल स्ट्रिप, इंटरेस्ट स्ट्रिप और इसमें जो है वैल्यू ऑफ सर्विस असेट है, तो इसमें से ये माइनस करके रिमेनिंग ये इंटरेस्ट स्ट्रिप हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सर्विस असेट है, सब हमने माइनस करा, तो एक तरीके से सिक्योरिटाइज कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब ये जो सिक्योरिटाइज कंपोनेंट है इसका क्या करेंगे, अब हमको प्रपोर्शन निकालना है। तो देखो हमको सिक्योरिटाइज कंपोनेंट में मिल गया, तो देखो ये सिक्योरिटाइज कंपोनेंट है, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, ये सर्विस असेट है, सबका प्रपोर्शन निकालो। तो सबसे पहले मैंने तो प्रपोर्शन निकाला, ठीक है। अभी जो आपने प्रपोर्शन करा है इसको आप सम जो आपने लेंड करा है सामने वाले को, इससे आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तब देखो पहले क्या किया, सिक्योरिटाइज वैल्यू निकाल ली, फिर सारी वैल्यू को सेपरेट कर लिया कैलकुलेट, इसका प्रपोर्शन निकाल लिया, और जो मैं सम अब लेंड करा हूँ उसका हमने प्रपोर्शन निकाल लिया। तो सम लेंड करा है तो एक तरीके से जो है 8,25,468 रुपये आ रहे हैं। तो 8,25,000 जो है 468 रुपये आ रहे हैं, पर 8,25,000 के बदले में हमको कितने रुपये मिल रहे हैं, 9,90,000। सिर्फ 8,25,000 पूरा मत लेना, 8,25,000 की जगह हमको मिल रहा है 9,90,000। तो बचा हुआ हमारा P&L में चले जाएगा, ठीक है, तो बच्चा वो हमारा P&L में चले जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, एक चीज़ क्या याद रखना कि आपने लोन सामने वाले को दिया है, ठीक है, आपने लोन सामने वाले को लेंट करा है, जो लेंट है उसमें कुछ पोर्शन जो है 8,25,000 है और बचा हुआ है अपना जो है इनका कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट है उसके बदले में हमको जो है 9 लाख रिसीव हो चुके हैं, राइट। तो ये आपने जो है लोन में ऐड कर लिया और फिर जो है आप जो है आपको पेमेंट मिलेगा तो वो आपका P&L में चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने आरटीपी के सारे क्वेश्चन करे हैं। अब हम जो है फटाफट एमटीपी और सजेस्टेड भी देखते हैं, ठीक है। ये डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लोन जो है वो आपको आना चाहिए था। ये डी रिकॉग्निशन ऑफ लोन जो है कुछ हद तक ये नए क्वेश्चन थे। आपको एक अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी हम देख लेंगे, और एक एमटीपी के, अब अपन एमटीपी के क्वेश्चन चालू करते हैं। सी आरटीपी हम मई 21 की भी एक बार देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि वो कौन से नए टाइप के क्वेश्चन है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपन एमटीपी पे आते हैं। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है जहाँ पे हमको जो है वो प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे डिविडेंड रेट दे के रखा है। ये डिविडेंड रेट वाला क्वेश्चन है जिसमें अपन ने डिविडेंड को डिस्काउंट नहीं करा था, सिर्फ जो है रिडेम्पशन वैल्यू को डिस्काउंट करके जो है बचा हुआ अपना इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट था। देखो अभी अपन देखते फटाफट। देखो यही था अपना क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे 500 लाख के, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया था तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट था। अब जो है प्रेजेंट वैल्यू था तो इसमें अपन वो इंस्टॉलमेंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरेस्ट अपन चार्ज करते रहेंगे। अब उसकी एंट्री ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि तुमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो सबसे पहले तो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करा है, तो पहले तो आप यार जो है सिंपल सी बात होल्डिंग लिमिटेड में ये पूछ रहे हैं ना, होल्डिंग लिमिटेड एवरी रिपोर्टिंग डेट पे पूछ रहे हैं। होल्डिंग लिमिटेड वाला क्या बोलेगा, होल्डिंग लिमिटेड वाला ये बोलेगा कि देखो मैंने तो लोन दिया और साथ ही साथ जो है इन्वेस्टमेंट करा है, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करा है, ये वो इक्विटी पोर्शन है, बाकी लोन दिया है तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया वो बैंक टू बैंक। अब मेरे को इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो एक तरीके से तो उसका इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है, तो उसको इनकम हो गई है, तो इनकम हो रही है तो बाकायदा
वो इंटरेस्ट इनकम है उससे बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी तो कोई ऐसा पेमेंट तो होने वाला है नहीं, ऐसा कोई पेमेंट कहाँ हो रहा है इधर, हम तो बस निकाल रहे थे, इसलिए जो है अगले साल में भी वही है। और ऐसा करते हुए जो है लास्ट में रिडेम्पशन हो जाएगा, और लास्ट में जब रिडेम्पशन होगा तो तब आपको पैसे मिल जाएंगे पूरे के पूरे। बस ये ख़त्म है आपका पॉइंट। एमटीपी के सारे क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं। सबसे आखिरी जो क्वेश्चन है ये है माई 20 की एमटीपी, मतलब नवंबर 20 की एमटीपी भी नहीं है और अपनी जो माई 21 की एमटीपी, दोनों ये सब तीनों एमटीपी करनी है हमको। सबसे पहले तो यही था कि सम जो है 85 लाख का लैंड करके रखा है, 10 साल का लोन है, ठीक है, इंटरेस्ट 12% है। चौथे, पाँचवें, छठे साल आपने जो है डिफ़ॉल्ट करा है, रीशेड्यूलमेंट एग्रीमेंट हुआ है, वो बोल रहे हैं रीशेड्यूलमेंट एग्रीमेंट एट द एंड ऑफ 7th ईयर हुआ है, मतलब चौथा साल, पाँचवा छठा तो नहीं पे करा, सातवां भी पे नहीं करा, और एग्रीमेंट में बोल रहे हैं कि 8th ईयर के एंड में आप जो है पे करना। तो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 5 साल का जो है इंटरेस्ट ये चार्ज कर लो, तो 85 लाख पे चार्ज कर लो। तो एक तरीके से इतना पे करना था, पर पे इतना कर रहे हो, तो एडिशनल जो अमाउंट पे कर रहे हो, वो अपने वो रीशेड्यूलर अरेंजमेंट भी अपना फिनेंशियल लाइबिलिटी में आ जाता है, क्योंकि इधर एक्सचेंज कर रहे हैं अनफेवरेबल टर्म्स में। साथ ही साथ बुक वैल्यू जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है 8th ईयर में, तो वो नील हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल को सब अपना पूरा टाइमलाइन बना के लोगों, डेल्टा ने 30 लाख इशू करे, 6% डिबेंचर, ठीक है, और रिडीम होगा 10% पे, ठीक है, और या तो कन्वर्ट करा लो। ठीक है, अब इक्विवेलेंट डिबेंचर के कन्वर्जन राइट 10% पे मिल रहे हैं, बिंग कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट आप अपन तो सेपरेट कर देते हैं। अब सबसे पहली बात तो डिबेंचर इशू हो रहे हैं, ठीक है, पहले तो इंटरेस्ट की डिस्काउंटिंग करो। डिस्काउंटिंग जो है वो 10% के आधार पे होगी। डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो 6% जो है 30 लाख लगेगा, तो 1,80,000 हमको जो मिलेगा वो कितने साल तक, 12, 13, 14, 15, 4 साल तक हमको 1,80,000 मिलेंगे। तो 1,80,000 का हमने क्यूमुलेटिव फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर कर लिया, और आपको जो है चौथे साल जो है 33 लाख मिलेंगे, तो उसकी भी डिस्काउंटिंग कर ली। तो इससे अपने को टोटल लाइबिलिटी कंपोनेंट मिल गया। 30 लाख में से वो लाइबिलिटी कंपोनेंट हटा के इक्विटी कंपोनेंट हम पता कर लो। अब क्वेश्चन 3 ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला क्वेश्चन है। इधर अभी अपन आरटीपी में ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला क्वेश्चन नहीं देखा, तो इधर सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अब समझो, अभी अपन जो बात कर रहे थे, मैं आपको क्विकली बोलता हूँ कि भैया अगर मैंने 10 लाख का लोन दिया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख निकलती है, तो जो डिफरेंस है 2 लाख का, उसको अपन बोलते हैं स्टाफ बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करता है, अभी एक क्वेश्चन था जिसमें सब्सिडियरी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे थे, और होल्ड फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू करे है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख आ रही है, तो जो बचा हुआ 2 लाख है वो अपन ऐसा बोल देते हैं कि होल्डिंग कंपनी ने तो इन्वेस्टमेंट करा है, जिसका अपन ने क्वेश्चन कर लिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी ऐसे ही होगा कि अगर मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट करना था, तो उसके 10 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट करा है, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, और जो बचा हुआ रहेगा वो मेरा लीज रेंटल रहेगा। ठीक है, देखो कि क्वेश्चन 3 में ए लिमिटेड ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा है, अब जनरल एंट्री हमको करने की है। डिपॉजिट 1 अप्रैल 2014 को करा है, तो 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल है। डिस्क्रिप्शन देखो 5 साल दे के रखा है, डिस्काउंटेड 12% है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 लाख है। अभी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लो, 5 साल बाद आपको 10 लाख वापस मिल जाएंगे, तो अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एन्युटी फैक्टर दे के रखा है, ये इंटरेस्ट फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो एक तरीके से जो है आपका ये आ जाएगा, तो बचा हुआ आपका जो है प्रीपेड लीज पेमेंट आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि जो प्रीपेड आपका जो लीज पेमेंट है, उसको ओवर द पीरियड करोगे ना, ये जो आपका रेंट एक्सपेंसेस है डिवाइड बाय 5 करोगे, तो हाँ आप डिवाइड बाय 5 करके इसको अमोटाइज करोगे। अब सबसे पहले तो एक टेबल बनाओ, 567 427 लिखो, और हर साल जो है आप जो है कितना परसेंट इसमें 12% इंटरेस्ट जो है आप चार्ज करते रहो। ठीक है, तो सबसे पहली जो एंट्री है इनिशियल डेट पे तो आपने पेमेंट करा है ना, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट करोगे आप, और पेमेंट करा है तो साथ ही साथ जो है प्रीपेड लीज एक्सपेंसेस, देखो ये करा है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने डेबिट करा और प्रीपेड लीज एक्सपेंसेस डेबिट करा, बैंक में क्रेडिट हो गया, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा। ठीक है, अब देखो ये अपना हो गया। अब हर साल का जो है इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट सबसे पहले जो है इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम होगी, और जो है लीज रेंटल का आप ट्रीटमेंट करोगे, तो दोनों पीएनएल में जाएंगे, तो ये अपनी इंटरेस्ट इनकम हो गई। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ जाएगा, और ये इंटरेस्ट इनकम है, इसको आप पीएनएल में ले जाना। ठीक है, और एक अपना होता है कि वो ये एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, तो उससे आप एक्सपेंसेस अमोटाइज करना। ठीक है, डिवाइड बाय 5 करके ऐसे करते जाना आप। ये हर साल की यही एंट्री होगी, कि सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ेगा, ये इधर इंटरेस्ट इनकम है, उधर रेंट एक्सपेंसेस टू प्रीपेड एक्सपेंसेस करते जाना, और साथ ही साथ एट दी एंड आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस रिसीव हो जाएगा, तो वो रिसीव हो जाएगा तो बैंक की एंट्री कर देना, बैंक एंट्री टू सिक्योरिटी डिपॉजिट, खत्म हो जाएगा आपका काम। ये क्वेश्चन तो एम्प्लॉय बेनिफिट का गया, तो ये तो पता नहीं इधर क्यों आया। हम क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में भी यही है कि आपने डिफ़ॉल्ट करा है, तो वही 85 लाख का है,
और चौथे पाँचवें छठे साल पे नहीं करा है, 7वें साल का रीशेड्यूलमेंट एग्रीमेंट में बोला कि 8वें साल के एंड में पे कर देना, तो 5 साल का है तो इतने से अपने को इतना पे करना था, पर हम पे इतना कर रहे हैं, तो जो एडिशनल अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं 20096 कर रहे हैं, 8वें साल पर बुक वैल्यू नील होगी। साथ ही साथ ये रीशेड्यूलमेंट अरेंजमेंट के तहत ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो पेमेंट अंदर रीशेड्यूलमेंट अरेंजमेंट कर रहे हैं वो तो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो के लिमिटेड ने इशू करा है 10 लाख 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर। बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, तो उसमें इशू करे 10 लाख 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो इसका भी आप बना लो एक बार टाइमलाइन कि 1 तारीख को जो है आपने 10 लाख 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करे, ठीक है, और 10 लाख को 10% से उधर अपना 6% लिख दिया, ठीक है। अब जो है रिडेम्पशन तो 19, 20, 21, 22 की 4 साल बाद जो है आपको ये जो 10 लाख है 10 ये प्रीमियम, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 लाख, और 100 लाख का प्रीमियम जो है 110 लाख हम एक बार ऐसा कर लेते हैं, या ठीक है, प्रीमियम 10% है और कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर है, ठीक है। और 1 मिनट, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर टू द एक्सटेंड 50%, मतलब कि 55 लाख रहेगा अपना रिडेम्पशन। देखो डिबेंचर ड्यू फॉर रिडेम्पशन है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर टू द एक्सटेंड ऑफ 50। तो क्या लिखा है, डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन, ये तो रिडेम्पशन के लिए ड्यू है, रिडेम्पशन के लिए ड्यू है। तो देखो द डिबेंचर ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है, एट अ प्रीमियम 10%, कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। 50% कन्वर्टेबल है, बचा हुआ 55 लाख है, ठीक है। बैलेंस सेटल इन कैश, इंटरेस्ट रेट इक्विवेलेंट डिबेंचर विदाउट कन्वर्जन राइट, ठीक है, तो वो 10% अगर बिना कन्वर्जन राइट के रहा तो। अब डेब्ट इक्विटी कंपोनेंट सेपरेट करना है, तो सबसे पहले तो जो तुम्हारा जो है ना ये 6% पे जो तुमको आ रहा है 60 हज़ार, इसकी कर लो 6 कितना 60 हज़ार आ रहा होगा ना, 10 लाख पे 6% तो 60 हज़ार आएगा, तो ये तो ना 6 लाख कर दे ज़बरदस्ती। ओके, ये 10 लाख पे 10 करोगे ना, ठीक है, 6 लाख है तो 6 लाख पे आपने 4 ईयर का 10% के एन्युटी फैक्टर से आपने पहले वो डिस्काउंट करा। साथ ही साथ भाई आपको 50% रिडीम है ना, तो 50% वो भी 10% प्रीमियम पे, तो इंटरेस्ट फैक्टर लो चौथे साल का, उस तरीके से आपने लायबिलिटी कंपोनेंट निकाला और आपका बचा हुआ इक्विटी कंपोनेंट आ गया। तो अब सबसे पहली बात यह है कि जब आपने डिवेंचर इशू करके पेमेंट आया आपके पास, तो ये जो है बैंक अकाउंट में से लायबिलिटी कंपोनेंट इतना है, इक्विटी कंपोनेंट बचा हुआ है, ठीक है। अब ये तुम्हारा आ गया, अब आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप इंटरेस्ट बुक करोगे, ठीक है, अब आप इंटरेस्ट बुक करोगे राइट, ठीक है, तो इसमें इसकी एंट्री करी नहीं है, ठीक है, ओके। 7वां क्वेश्चन, मनु लिमिटेड ने इशू करे, देखो अब ये सारे एंट्री आप लिख लो। तो देखो इशू करे है 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है, और 5 लाख थे डिवेंचर 10 रुपये के, और 1 अप्रैल 17 को आपने ऐसा करा, ठीक है। ये रिडेम्पशन है, तो 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21 ये 4 साल बाद, ठीक है। अब कन्वर्जन होगा 50% का, ठीक है, बैलेंस है 50% का कन्वर्जन होगा 10% प्रीमियम पे, और बैलेंस जो है वो शेयर में जाएंगे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट डेब्ट एंड इक्विटी एट द टाइम ऑफ इशू। तो इशू के टाइम क्या करोगे, इशू के टाइम आप ये देखोगे ना कि जो 50% है, 1 सेकेंड, सबसे पहले तो इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये अपना 6% है ना, तो ये अपना 30 हज़ार हो गया। 30 हज़ार आपको 4 साल मिलेंगे और बाद में आपको 55 लाख मिल जाएगा। तो देखो ये पहले 30 लाख 3 लाख आपको 4 साल मिले तो एन्युटी फैक्टर, बाद में आपको 55 लाख मिल जाएगा। पर अब ये भी समझो, देखो 55 लाख क्यों मिलेगा, उसका 50% करके 1.10 से करके एन्युटी फैक्टर इंटरेस्ट फैक्टर लेना, तो 50 लाख आपको मिलेंगे, पर 50 लाख का आधा मिलेगा अपने को, 50 लाख पूरा थोड़ी ना मिलेगा, 50% है ना, तो आपको आधा मिलेगा। तो इस तरीके से हमने है डेब्ट कंपोनेंट निकाल लिया, टोटल में से माइनस कर दो तो इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा, और आपको जब पैसे मिल रहे हैं तो उसमें से आप जो है डेब्ट और इक्विटी ऐसे करके आप लिख देना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, देखो ऑन 1 अप्रैल 2016 परचेस करा है 10 लाख ऑप्शन, बाप रे ये क्या गया, 10 लाख ऑप्शन परचेस करे हैं। द कंपनी पेड 0.25, ठीक है भैया 0.25, देखो परचेस करे हैं 0.25 पे करा है, मतलब प्रीमियम पे करा है, और द कंपनी विच अलाउड द कंपनी टू परचेस शेयर, अब इससे आप जो है शेयर परचेस कर सकते हो फॉर अ प्राइस ऑफ 2, ठीक है, मतलब अब 2 से कम होगा तो आप परचेस कर सकते हो। अब एक्सरसाइज डेट है और फॉर दी ऑप्शन 31 दिसंबर 2016, तो 1 साल बाद जो है 31 दिसंबर 2016 को एक्सरसाइज डेट है। ऑन 31 दिसंबर 2016 द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 2.6 हो गया, 2 का 2.6 हो गया, तो ठीक है ना, आप 2 पे परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी ने एक्सरसाइज करे, तो देखो ना ये ऑप्शन है, सबसे पहले तो एक्सचेंज कर रहे हो और अपने एसेट्स को आप एक्सचेंज कर रहे हो, फेवरेबल टर्म्स हैं, एक्सचेंज करो फाइनेंशियल एसेट ऑन फेवरेबल टर्म्स। साथ ही साथ जो है ये डेरिवेटिव के
उसको भी पूरा करता है, कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। आई मीन एडिशन टू द परचेस प्राइस कंपनी ऑल्सो इंकर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो देखो तुमने परचेस तो कर लिया, साथ ही साथ जो है परचेस, देखो परचेस करा तो उसका लगा तुमने प्रीमियम पे करा था, उसका कॉस्ट लगा, साथ ही साथ डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है 1 लाख का फॉर परचेस ऑफ 10 लाख शेयर्स। ठीक है, द कंपनी हैज़ क्लासिफाइड दिस शेयर एज ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, तो फिर भी ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है तो अमोर्टाइज कॉस्ट में तो ऐसे भी नहीं जाना, इक्विटी शेयर वाली चीज़ें जो रहती है वो तो पीएल में ही जाती है। तो ये तो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका वैसे भी पीएनएल में जाएगा। ठीक है, हाउ द कंपनी हैज़ नॉट डिस्पोज एनी ऑफ द शेयर बिटवीन 31 दिसंबर से 30 मार्च। देखो ये जो बात चल रही थी ना, 31 दिसंबर को एक्सरसाइज डेट था, अब 31 दिसंबर से 30 मार्च तक एक्सरसाइज डेट तो आपका 31 दिसंबर था। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च तक आपने कोई वो नहीं करा, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा, और मार्केट वैल्यू 31 मार्च को 2.90 है। अच्छा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन जो है वो तुम्हारा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है, फिनेंशियल एसेट भी और डेरिवेटिव है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू डिपेंड होती है अंडरलाइंग वेरिएबल से डिपेंड होती है, वो तो चलो ठीक है। अब देखो इनिशियल की बात करें तो स्टार्टिंग में तो आप ऑप्शन पे करोगे, तो आपके पास ऑप्शन ऑन केस शेयर है, O2 बैंक है, तो आपने पे करा 2.5 लाख जो पे करा। ठीक है, फिर बाद में आप शेयर भी परचेस करोगे, कब? 31 दिसंबर को आप शेयर परचेस करोगे। जब आप शेयर परचेस करोगे तो आप कितना पे करोगे? आप 2 लाख तो पे करोगे ही करोगे, 10 लाख पे 2। ओके, तो आप पे नहीं करोगे, ओके डेरिवेटिव है ना, तो आप जो है अब इसमें गेन निकाल लोगे अपना। कैसे गेन निकालोगे? गेन कैसे निकलेगा? देखो 2.6 का जो है तुमको 2 में मिल रहा है। ठीक है, तो 2.6 इंटू 2, 2.6 माइनस 2, ये 0.6 है, ये 0.6 है, और तुम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर आप देखो तो 10 लाख शेयर पे 0.6, राइट, तो ये हो गया तुम्हारा 6 लाख। ठीक है, और 6 लाख में से 2.5 लाख तो तुम्हारा जो है वो पेमेंट हो जाएगा, प्रीमियम का पेमेंट हुआ ना। ठीक है, बस तो बचा हुआ तुम्हारा फेयर वैल्यू गेन है। ठीक है, अब देखो आपको ये गेन हो गया। ओके, वन सेकेंड, ऑप्शन पे पहले आपको ऑप्शन गेन हो गया, अभी जो ऑप्शन गेन है। ठीक है, अब आप जो है पेमेंट करोगे। ठीक है, आप पेमेंट करोगे तो कितना पे करोगे? पेमेंट आप 2 लाख ही करोगे, पर आपको शेयर 2.6 लाख के मिल जाएंगे, तो शेयर आपको मिल जाएंगे, तो 2.6 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू बैंक आपका 2 लाख, और ऑप्शन पे गेन हो गया, ये तुमने जो निकाला ऑप्शन गेन टू फेयर वैल्यू गेन, तो ये तुम्हारा ऑप्शन गेन हो गया, राइट। तो ऑप्शन में ऐसा होता है कि पहले ऑप्शन है उसका पेमेंट, फिर ऑप्शन गेन और फेयर वैल्यू गेन। ठीक है, ऑप्शन गेन एंड देन परचेज ऑफ शेयर। तो ऑप्शन लिया तो सबसे पहले ऑप्शन का प्रीमियम है, तो ऑप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, आपने ऑप्शन का प्रीमियम पे करा, अब ऑप्शन का प्रीमियम पे करा आपने, और फिर बाद में जो है ऑप्शन से गेन भी हो गया। ठीक है, तो देखो ऑप्शन का प्रीमियम पे करा और आपको गेन भी हुआ है, तो जो गेन वाला पोर्शन है वो गेन वाला पोर्शन भी आप एंट्री कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन की एंट्री, ऑप्शन गेन की एंट्री, साथ ही साथ अब आप जो है वो अब इन्वेस्टमेंट जब आप परचेस करोगे, तो इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे तो पेमेंट तो 2 लाख का ही जाएगा जो इधर बात हुई थी, और बाकी जो 6 लाख का गेन है, और ये FVTPL से आएगा। तो अच्छा आपने इन्वेस्टमेंट 27 लाख नहीं लिखा, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो PNL में जाएगा। ठीक है, तो FVTPL, ठीक है, अगर FVTPL के अलावा होता ना तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। तो ठीक है, ये जो है इन्वेस्टमेंट जो है आपका, अगर आप देखो तो इन द गिवन केस 1 लाख जो इंकर करा है विल नॉट बी एडेड टू द फेयर वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वो FVTPL से जा रहा है। ठीक है, तो QA शैल रिकॉग्नाइज 1 लाख इंकर ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट इन द PNL, वो PNL में चले जाएगा, और इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अ करंट एसेट। अब ये इन्वेस्टमेंट अपना करंट एसेट है। अब वो करंट एसेट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ही बोल कर रख दिया है कि इसको ट्रेडिंग जैसा यूज़ करा है, इसको ट्रेडिंग बोल दिया, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बोल दिया अपन ने, तो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बोल दिया, तो ये तो करंट एसेट जैसा शो होगा। ठीक है, अब करंट एसेट जैसा शो हुआ तो कब शो होगा वो? अब करंट एसेट जैसा शो होगा तो करंट एसेट वो 29 लाख का शो होगा, क्योंकि 10 लाख थे और 2.9 अब वैल्यू हो चुकी है शेयर की। तो एक तो आपको 2 लाख में मिले। ठीक है, देखो आपको 2 लाख में मिले, पर ठीक है आपने 2.5 लाख का जो है प्रीमियम पे करा था। ठीक है, तो आपको 3.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आपको 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, सॉरी आपको 20 लाख में मिले। देखो 20 लाख में मिले, पर आपने 2.5 लाख पे करा था तो 22.5 का पड़ा। ठीक है, और 22.5 में आपको 26 लाख के शेयर मिल गए थे। ठीक है, अब तो आपको 3.5 का गेन उधर से हो गया, और साथ ही साथ अब आपको फेयर वैल्यू गेन भी हो गया ना, और 3 लाख और बढ़ गया ना, PNL में वापस ले जाओगे ये। अब ये जो है इन्वेस्टमेंट की ही एंट्री होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू फेयर वैल्यू गेन, और फेयर वैल्यू गेन को PNL में ले जाओ। ये फिर आया हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला क्वेश्चन। अगर आप देखो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी देखो क्या था,
कि 1 अप्रैल को था, फिर 1 अप्रैल 2011, ये सब 5 साल का था, ठीक है। 5 साल 10 लाख है, ठीक है। एन्युटी फैक्टर दे के रखा है, इसकी डिस्काउंटिंग कर ली। इंटरेस्ट फैक्टर दे के रखा है, पता नहीं क्यों एन्युटी फैक्टर लिख के रखा है, इंटरेस्ट फैक्टर है। तो इससे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका प्रीपेड लीज पेमेंट आ जाएगा। अब जो है आपको तो लीज रेंटल की इनकम बुक करनी है, लीज रेंटल का एक्सपेंस बुक करना है और इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है, ठीक है। पर इनिशियल की बात करें तो इनिशियल में जब आप पेमेंट करोगे तो डिपॉजिट के नाम पे इतना पेमेंट है और प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम पे इतना पेमेंट है, तो आपने इतना 10 लाख का पेमेंट को ऐसा बाइफरकेट करके रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बाइफरकेशन है। 1 सेकेंड, अरे यार ये क्या नाटक है। अब उसका जो है हमको इनकम रहेगी, ठीक है। ये इनकम किसकी रहेगी? इनकम रहेगी जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। डिपॉजिट बढ़ा के इंटरेस्ट कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सपेंसेस तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दो, और जब एंड में डिपॉजिट से आपको पैसा मिल जाएगा तो पूरा का पूरा 10 लाख आपको पैसा मिल जाएंगे। ओके, अब जो क्वेश्चन आते हैं वो 10वां क्वेश्चन है वो कैंडी लिमिटेड का है कि उसने बोरो करे 20 करोड़, ठीक है, कन्फेक्शनरी फ्रॉम कन्फेक्शन लिमिटेड, और पेपल होगा बुलेट रिपेमेंट। इंटरेस्ट तो जो यहाँ पे वो 5% से चार्ज करो एट ईयरली रेस्ट, ठीक है। अब मार्केट जो है 8% है, ठीक है। 5% इंटरेस्ट था और मार्केट में जो है 8% है, ठीक है। 8% से डिस्काउंटिंग कर लेंगे, ठीक। ओरिजिनेशन फ़ी पे करी 2.40 करोड़, ओके। 2.40 करोड़ ओरिजिनेशन फ़ी पे करी, तो ठीक है। आपने सम बोरो करा 20 करोड़, तो पेमेंट होगा, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम द अबव देयर आर नो अदर ट्रांजेक्शन, कोई अदर ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। आपको जो है अब क्या करना है, कन्फेक्शनरी वाला लोन कितने पे रिकॉग्नाइज करेगा? अच्छा, तो ये कैंडी किसे बोला, पर कन्फेक्शनरी किस पे रिकॉर्ड करेगा? अब समझो, सबसे पहले तो 5% का तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो तो तुम पहले रिकॉर्ड कर लो। 5% का कितना है, और सिर्फ 20 लाख पे 5% है, तो 1 लाख है ना। तो 20 लाख पे 5% है, 1 लाख है। आपको पहले 5 साल तक ऐसे ही रिपेमेंट होगा, ठीक है। तो आपने पहले इसकी डिस्काउंटिंग करी। देखो ये आपका जो है 1 लाख, ठीक है। 20 लाख पे 5%, 200 लाख पे 5% है, ठीक है। ये इंटरेस्ट 5 साल तक रहेगा। इसका अपन ने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेके इतना निकाल लिया। अब आखिरी बार में कितना पे होगा? आखिरी साल में अगर हम देखें 20 लाख पे, 20 करोड़ पे होगा, ठीक है। 200 लाख में बोल रहा हूँ, 2000 करोड़, 2000 लाख। आखिरी में 2000 लाख हमको पे होगा, तो 2000 लाख की हमने डिस्काउंटिंग कर ली, तो इतना आया। टोटल हमारा फेयर वैल्यू ऑफ लोन आ गया। अगर फेयर वैल्यू ऑफ लोन इतना है तो समझो जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है, ये बेनिफिट एक्सपेंडिचर जो भी अभी देखो, अब ये सस्ते में किसी एम्प्लॉय को स्टाफ को दे रहे होंगे तो बचा हुआ आपका एक्सपेंडिचर होता है। अब पॉइंट ये है कि इसको आप रिकॉग्नाइज करोगे, इसको 12% से, जो इसको 8% से अब आप इसको इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करोगे, तो यही आ गया आपका 17.60 करोड़ है, ठीक है। तो देखो ये आया तो अपना 17,60,000, और बाकायदा इस पर आपने 8% लिया, ठीक है। और पेमेंट जो है आप 1-1 लाख रुपए पे कर रहे हो। ये पेमेंट 1-1 लाख रुपए कैसे आया? क्योंकि बुलेट रिपेमेंट में आप पहले इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है और बाद में जो है 21 लाख पे हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा पेमेंट किया है। अब ओरिजिनेशन फ़ी का क्या करें? वो बोल रहे हैं कि कैंडी लिमिटेड ने जो है, अब देखो कन्फेक्शनरी लिमिटेड ने तो कैंडी को जो है सस्ते में लोन दिया, उसको ही सेट ऑफ करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए कैंडी लिमिटेड ने ओरिजिनेशन फ़ी पे करी 2.40 करोड़। तो सबसे पहले आपने तो जो लोन दिया था वो अगर देखा जाए तो आपने तो 20 लाख का लोन दिया था और सस्ते में लोन दिया था, उसके लिए आपको जो है सामने वाले ने ओरिजिनेशन फ़ी पे कर दी, जो है अपना कितना 2.4 करोड़। अब देखो आपको 5 साल तक बाकायदा 1-1 लाख रुपये मिला, ठीक है। और जो है 5वें साल के एंड में आपको जो है 51 लाख भी मिला, 20 लाख मिला, 2000 लाख मिला, ठीक है। तो आपको जो है पहले 2000 पे 5% करो तो 100 लाख मिला पहले, और 100 लाख आपको मिला पहले 5 साल तक, और फिर 5वें साल के एंड में आपको 2000 लाख मिला। इस तरीके से आपका फेयर वैल्यू तो इतना होता है। देखो अब एक बात देखो कि फेयर वैल्यू ऑफ लोन आपका इतना अभी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो आपने जब 20 लाख का सामने वाले को लोन दिया था तो सामने वाले ने 2.40 करोड़ दिए थे, और ये सस्ते में लोन देने के कारण उन्होंने आपको 2.40 करोड़ दिए थे, ठीक है, टू कंपेंसेट, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है अब 17.60 बनता है, ठीक है। तो आप लोन तो 7.60 पे ही रिकॉग्नाइज करोगे। मतलब कि आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि देखो फेयर वैल्यू ऑफ लोन है और लोन माइनस कंपेंसेशन से जो हुआ है एडजस्टमेंट जो भी लोअर है, तो फेयर वैल्यू ऑफ लोन और इनिशियल लोन माइनस ओरिजिनेशन फ़ी, तो फेयर वैल्यू ज़्यादा है और इनिशियल लोन माइनस ओरिजिनेशन फ़ी करो तो आपका कम आ रहा है, तो आप वो वाला पोर्शन लोगे 17,60,000 वाला, ठीक है। तो मतलब देखो अभी आप स्टाफ वालों को लोन देते तो आप फेयर वैल्यू ऑफ लोन निकालते हो, जो बचा हुआ जो रहता है, बचा हुआ आप क्या करते हो, वो जो बचा हुआ है वो आप स्टाफ बेनिफिट एक्सपेंसेस करते हो, स्टाफ कॉस्ट करते हो। पर ये स्टाफ नहीं था,
ठीक है। तो ही तो अपन सोच रहे थे क्या स्टाफ नहीं है तो सस्ते में लोन क्यों दे रहा है, तो भाई फिर सामने वाले ने ओरिजिनेशन फ़ी पे करी तुमको, तो ओरिजिनेशन फ़ी पे करी तो 17,60,000 बनता है, फेयर वैल्यू लोन तो 17,60 से ऊपर आ रहा है, तो हमको तो लोन नेट ऑफ ओरिजिनेशन फ़ीस लेनी है, राइट। अब यही है कि हर साल जो है इंटरेस्ट आता जाएगा और आप जो है वो माइनस कर दोगे, 1,00,000 जो माइनस करोगे, फिर बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस आएगा, फिर वापस इंटरेस्ट ऐड करोगे, फिर 1,00,000 माइनस, इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन होगा। एक और क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ट्रेड डेट अकाउंटिंग के बेसिस पे है, ये अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन है, इसके लिए अपन सेपरेट से वीडियो बना देंगे। अब देखो जिसने 1 घंटे का वीडियो देखा है तो उसको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें बहुत फटाफट हो रही है, तो ठीक है, तुम इसको जो है सेपरेट अपन वीडियो बनाएंगे ट्रेड डेट अकाउंटिंग का, उसमें हम इसको कवर करेंगे, राइट। चलो अपन ऐसा करते हैं कि ये तो कब तक के थे, ये तो मई 20 तक के एमटीपी थे ना, नवंबर 20 और मई 21 के भी देख लेते हैं। देखो फटाफट एमटीपी हम नवंबर 20 का देखें तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा इस पर क्वेश्चन वैश्चन नहीं पढ़ने वाला, ये लोन टू एम्प्लॉय वाला ही क्वेश्चन है, जहाँ पे इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ये वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अपन ने इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाला है, अपन ने बाकायदा जो है उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, ये आया तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू, इसमें लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट को हमने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। और फिर जो है 106272 से हमने जो है 10% से इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करा है, ठीक। चलो एक बार क्वेश्चन देख ही लेते हैं, फटाफट इसका क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, एज अ पॉइंट ऑफ स्टाफ वेलफेयर मेजर बाय कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि एम्प्लॉय को लैंड करते हैं 5% पर एनम के इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब पैसे देते हैं और वो जो रिपे करेंगे वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे, वो 16 लाख रुपए उनको दे रहे हैं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, निकाल लो, सब टाइमलाइन बना लो। तो फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट जो इंडिया सेक्शन में है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20, एक साल की एंट्री हमको पास करनी है फॉर द ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नोन इनिशियली टू बी रिकॉग्नाइज एंड द अमोर्टाइज कॉस्ट फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है। तो हमको एंट्री जो है फॉर द ईयर एंडेड तो करनी है, ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लोन, हमको लोन भी बताना है और अमोर्टाइज कॉस्ट भी बताना है, ठीक है। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर सबके दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन हमारा इधर ही ओवर हो जाता है, राइट। अब देखा जाए तो जब बात आती है कि लोन दे रहे हैं तो इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो पहले तो आपको कितने परसेंट पे लोन दिया, आपको लोन कितने परसेंट पे, 5% पे अगर लोन दिया था, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि 5% पे आपको लोन दिया, तो पहले तो इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट आप निकाल लो। इक्वेटेड एनुअल, देखो इधर प्रेजेंटेशन में मत जाना है, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपका जो है इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, 1 सेकेंड, क्वेश्चन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, ओके, अमाउंट लेंट आर टू बी रीपे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो ठीक है, इधर तो इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है, तो देखते हैं इधर इंस्टॉलमेंट इक्वल है कि नहीं है। इन्होंने तो कुछ अलग तरीके से किया है कि इधर उन्होंने प्रिंसिपल दे के रख दिया और इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, तो इनका इंस्टॉलमेंट तो ये हो गया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इन्होंने ये निकाल लिया है प्रेजेंट वैल्यू, और जो है हम दे कितना रहे थे, हम दे तो 16 लाख रहे थे, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हो जाएगा एक तरीके से, ओके 1 सेकेंड, ठीक है। तो वो डिफरेंस हो जाएगा अपना स्टाफ कॉस्ट, अब 1406,272 है और हर ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है, हर ईयर का इंटरेस्ट है। अब पॉइंट ये है कि चलो अभी एक बार पर मान लेते हैं कि वो इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं भी होगा, ठीक है, पर हम एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे किया। तो जब एंट्री करेंगे, तो जब उनकी पहली एंट्री होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो स्टाफ लोन और स्टाफ कॉस्ट करके 2 बैंक कर देंगे, ये एंट्री हमको समझ में आती है। चलो अब बात यह है कि उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे होगा, और पहले तो इंटरेस्ट से लोन बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट से लोन बढ़ा, इंस्टॉलमेंट पे हुआ, और बस इस तरीके से जो है इंटरेस्ट जो है वो अपनी इनकम है वो P&L में चले गई। अब पॉइंट ये है कि जो डिफरेंस है वो जो अपना स्टाफ कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय पर्टिकुलर ओवर द पीरियड ऑफ लोन उसको अमोर्टाइज करेंगे ना, तो उसको भी P&L में ले जाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये जो लोन है इसमें इन्होंने इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं लिया, पर इसको एक बार देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट जब बोलते हैं तब उनका जो बोलने का रहता है टोन, या अगर अपन बोले कि कैसे वर्ड्स में कैसे लिखा रहता है, ओके, तो इन्होंने गलत तरीके से कैलकुलेट किया है, इस तरीके से नहीं करना था, राइट। ये इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट लेना था पर इन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं लिया इक्वेटेड। 8 नंबर का ये भी एक ईजी क्वेश्चन है जिसमें बोला के रखा है कि डेल्टा लिमिटेड ने 1 अप्रैल को इशू करे, ठीक है, 1 अप्रैल 21 को इशू करे 30 लाख 6% के डिवेंचर, जो फेस वैल्यू 100 पे कन्वर्ट होंगे
ठीक है, कन्वर्ट एट अ फेस वैल्यू ऑफ 100 पर डिबेंचर, तो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और रिडीम होंगे तो 10%, ठीक है। दिस में बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट ऑफ इक्विवेलेंट डिबेंचर है, वो इंटरेस्ट रेट इक्विवेलेंट डिबेंचर का 10% है। अब इक्विटी एंड डेब्ट पोर्शन अलग करना है, तो सिंपल सी बात है, पहले आपको 1,80,000 रुपये मिल रहे हैं, पहले कितने साल तक के लिए मिल रहे हैं, पहले आपको 4 साल तक के लिए मिल रहे हैं, 22, 23, 24, 25, 4 साल तक के लिए मिल रहे हैं। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि 1,80,000 को इन्होंने करा कि नहीं करा, ठीक है। तो 1,80,000 को मिल रहा है तो उन्होंने ये कर दिया, साथ ही साथ जो है एंड में आपका रिडेम्पशन जो है वो 33 लाख पे हो रहा है। टोटल लाइबिलिटी का हमने कर दिया, टोटल में से हमने वो लाइबिलिटी वाला पोर्शन माइनस करके इक्विटी वाला पोर्शन हमारा बैलेंस है। इस तरीके से जो है हमने ओवर किया। ये मॉक टेस्ट पेपर 2 का क्वेश्चन है जो अपनी मई 21 का है। तो जहाँ पे इशू कर रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो होल्डिंग को इशू कर रहा है, और पूरा रिडेम्पशन वाला पूरा प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको याद हो तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं था। बाकी जो निकल रहा था वो अपना बचा हुआ इन्वेस्टमेंट निकल रहा था। अभी अपन आंसर देखते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा। देखो इन्होंने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे, इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 5 लाख थी, बट लोन कंपोनेंट की बात करें तो 5 लाख हमको जो है रिडीम होगा एट दी एंड, ठीक है। तो उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया। डिविडेंड तो बहुत ही नॉमिनल है, तो बचा हुआ जो है इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी में है। अब पॉइंट ये है कि जितना भी आप इसको लोन दे रहे हो एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को, जितना भी लोन, ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली जो सच प्रेफरेंस शेयर है तो शैल बी कैरीड एट अमोर्टाइज कॉस्ट, ठीक है, एट ईच रिपोर्टिंग डेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि 12% के हिसाब से आप अमोर्टाइजेशन कॉस्ट इस हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे। अब स्टार्टिंग में जब आप एंट्री पास करोगे तो इसमें एंट्री पास कर रहे हैं क्या, हाँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट देखो, एंट्री का पास करो तो पहले तो पैसे जा रहे हैं अपने, अगर आप होल्डिंग के रिस्पेक्ट में बात करो तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इन्वेस्टमेंट है, फिर बाद में यही जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इनकम है, ठीक है। यही जो रिडीमेबल शेयर्स थे तो उस पर इनकम आ रही है, ठीक। तो एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट इक्विटी पोर्शन में कि हमने इक्विटी पोर्शन में इतने लगा दिए, ठीक, और बाकी इन्वेस्टमेंट है, ओके। फिर जो है 42 लाख ये जो भी था अमाउंट, ठीक है। देखो डिफरेंस जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंस जो है आपका इन्वेस्टमेंट है, बचा हुआ आपका लोन है, क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू से जो निकालते हो वो तो लोन निकालते हो, ठीक है। तो इस पर इंटरेस्ट इनकम आपका से ऐड हो गया, इंटरेस्ट इनकम हर साल आएगा। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि कोई बैंक से इसका डिविडेंड ऐसा कुछ पे होने वाला नहीं है, क्योंकि डिविडेंड तो बहुत ही नॉमिनल था। तो इसमें हर साल की सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री होगी, और एंड में जो है रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर थे वो रिडीम हो जाएंगे, और आपको एंड में 500 लाख रुपए मिल जाएंगे, और इस तरीके से आपका हो जाएगा ओवर। इस तरीके से अपने जो है एमटीवी के सारे क्वेश्चन ओवर होते हैं। अब एक बार हम जो है सजेस्टेड के क्वेश्चन देख लेते हैं। सजेस्टेड में जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो स्टाफ वेलफेयर वाला क्वेश्चन है। तो स्टाफ वेलफेयर वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं है कि वो डिस्काउंटिंग करके जो कैलकुलेट होगा, तो ये कर चुके हैं। इसकी एंट्री भी एक बार अपन देख लेते हैं कि लोन दे रहे हो तो लोन टू बैंक हो जाएगा, फिर एक है कि स्टाफ कॉस्ट टू लोन हो जाएगा। बाकी अब देखो लोन है तो पहले इंटरेस्ट चढ़ा दो, तो इंटरेस्ट हमने चढ़ा दिया, ठीक है, लोन में इंटरेस्ट चढ़ा दिया। फिर इंस्टॉलमेंट आएगा तो बैंक से पैसे आ जाएंगे, बाकी जो है इसको पीएनएल में ले जाओ। ये था सारा था क्वेश्चन। ये डी रिकॉग्निशन पे एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कि जो है ये तो नवंबर 18 पे क्वेश्चन आया था कि इसमें क्या था, 25 लाख का था, 12% इंटरेस्ट पर एनम है, फेयर वैल्यू 30,42,000 है। तो देखो फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो डी रिकॉग्निशन वाला क्वेश्चन है, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। अब समझो, सबसे पहले तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं वो सर्विस कॉस्ट। वही प्री पेमेंट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उन्होंने कुछ राइट अपने पास रखे, रिटेन राइट, 15% प्रिंसिपल, 2% इंटरेस्ट, जो फेयर वैल्यू इतना कैरी करते थे। ट्रांजैक्शन 24,80,000 में हुआ है, और याद हो तो इंटरेस्ट जो 4,50,300 था उसमें 1,40,200 ये भी था। तो हम पहले सर्विस सिक्योरिटाइज कंपोनेंट ऑफ लोन निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले जो है सिक्योरिटाइज कंपोनेंट निकालो। अब सिक्योरिटाइज कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है अगर आपको पता हो तो भाई, फेयर वैल्यू है 30,42,000, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दो प्रिंसिपल स्ट्रिप, इंटरेस्ट की स्ट्रिप, और सर्विस वैल्यू ऑफ सर्विस असेट, उसको बोलते हैं सर्विस असेट। वो सर्विस असेट की स्ट्रिप जो है आप माइनस करो, तो इस तरीके से आपको जो है ये आ जाएगा। अब प्रपोर्शन निकाल लो, ठीक है। अब और प्रपोर्शन के बाद अपोर्शन कर दो। अपोर्शन कितना का करोगे, 25 लाख का अपोर्शन कर दोगे,
ठीक है, आपने 25 लाख का बाकायदा पोर्शन किया, 2,069,116 के रिस्पेक्ट में आप कितना पे कर रहे हो, जो ट्रांजैक्शन है कंसिडरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन 24,80,000, ये 24,80,000 पे कर रहे हो। तो बैंक से तो आपको जो है जो पे होगा वो जो है अपना को पे होगा, सॉरी हमको जो मिलेगा, क्योंकि क्यों मिलेगा ये हमको, क्योंकि हमने 25 लाख दिए थे, राइट, हमने 25 लाख दिए थे, तो हमको तो जो है ये पर्टिकुलर 25 लाख कितने 24,80,000, हमको 24,80,000 मिलेंगे। पर बात यह है कि 24,80,000 मिलेंगे, लोन तो इतना ही है, लोन तो अगर बात करें तो लोन तो इतना ही है, मतलब बचा हुआ हमको ज़्यादा मिला, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये प्रिंसिपल स्ट्रिप और सर्विस असेट है ये लोन में बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रिप सर्विस असेट ये सब। बाकी जो है ये देखो ये एंट्री आ गई जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पे हम क्वेश्चन जो सेपरेट कवर करेंगे, एक जनरल एंट्री एमटीपी में है, एक जनरल एंट्री इधर नवंबर 18 के सजेस्टेड में, इधर भी जो है वो लोन टू एम्प्लॉय है 5%, ठीक है, 6 लाख का, और रीपे होगा 3 साल में, और क्या बोल के रखा है कि रीपे होगा 3 साल में। किस तरीके से, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, वो तो एक इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट हो जाएगा जब एक बार तुम प्रिंसिपल अमाउंट निकलवा दोगे तो, ठीक है, और मार्च 2022, ठीक है, आफ्टर कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मार्च 2022, ठीक है। तो बोल रहे हैं आफ्टर कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है, तो हम जो है 1 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर लेंगे। अब पॉइंट ये है कि जो ये 1 इंस्टॉलमेंट में जो कलेक्ट करेंगे ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये 31 मार्च 2022 को कलेक्ट कर लेंगे, मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट है अगर हम बात करें तो वो तो 2-2 लाख की रहेगी, मतलब कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो 31 मार्च 2022 है इसका मतलब ये नहीं है कि 2022 तक प्रिंसिपल पेमेंट करना है। अगर आप पढ़ो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो कि एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस एट सिंपल इंटरेस्ट कलेक्टेड इन 1 इंस्टॉलमेंट, जो कलेक्शन ऑफ आफ्टर कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मार्च 31 2022, तो 31 मार्च को हम ये इंस्टॉलमेंट एक इंस्टॉलमेंट में इसको कलेक्ट कर लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो प्रिंसिपल अमाउंट का तो 2-2 लाख हो गया, ठीक है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, ठीक। तो पहले 2-2 लाख का है, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इतना आ गया, जो बचा हुआ है वो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट आ गया, ठीक है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट आ गया। अब पॉइंट है कि इंटरेस्ट आएगा इस पर, ठीक है, इस पर इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा कि पहले तो 6 लाख है, 6 लाख पे 5%, वो तुम्हारा लेगा 30,000, ठीक है, तो 6,30,000 तो चलो हो गया, पर तुम्हारा वो 4 लाख जो है पे हो जाएगा, नहीं सॉरी 4 लाख नहीं 2 लाख तुम्हारा पे हो जाएगा प्रिंसिपल, अगला पे होगा 2 लाख, तो 4 लाख पे जो है इंटरेस्ट 5% ये 20,000 हो जाएगा, फिर 2 लाख पे इंटरेस्ट 10,000 है, बाद में पूरा का पूरा 60,000 एक ही इंस्टॉलमेंट में ले लेना, ठीक है। वो इस तरीके से जो कैलकुलेशन होगा, इधर जो है इससे जो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ये जो वैल्यू निकल रही है, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 548,764 आएगा। अभी जो 548,764 है इस पर आप जो है 9% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, क्योंकि 9% ही मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो आपने डिस्काउंटिंग करी थी, डिस्काउंटिंग 1 सेकेंड, ये डिस्काउंटिंग करी थी आपने 9% से करी थी। अब ये जो 548,764 है इसको आप जो है 9% से कंपाउंड करते रहो, ठीक। तो जैसे कि 9% से चार्ज किया और स्टार्टिंग में मेरे को क्या मिला 2 लाख मिला, तो इस तरीके से इंटरेस्ट हमारा पूरा कैलकुलेट हो गया। हमने जनरल एंट्री पास करी कि पहले लोन टू एम्प्लॉय और टू इंटरेस्ट 1 सेकेंड, जो हमने स्टार्टिंग में जो एंट्री पास करी होगी ये पूरी एंट्री पास करी होगी कि लोन दिया, बचा हुआ बेनिफिट है, और बैंक से तो इतने पैसे गए थे, अब लोन में इंटरेस्ट ऐड कर दो, ये लोन में पहले अपने इंटरेस्ट ऐड करा, वहाँ से इंस्टॉलमेंट आ रहा है, तो ये इंटरेस्ट को हम पीएनएल में ले गए, वो पीएनएल की एंट्री इधर करी नहीं है, पर इंटरेस्ट को पीएनएल में ले जाएंगे, और वो जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर है वो भी ओवर द पीरियड जो है उसको भी पीएनएल में ले जाएंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर है वो भी एक तरीके से प्रीपेड है, राइट। फिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हम कर चुके थे सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला क्वेश्चन, और इसमें अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे अभी, तो चलो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला क्वेश्चन भी वापस से रिविजिट कर लेते हैं। अगर बात करोगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1/4/19, तो 20, 21, 22, 23, 24 5 साल है, 15 लाख है, डिस्काउंटिंग करो तो 6.6209 से मल्टीप्लाई करो तो जो बचा हुआ है वो प्रीपेड लीज पेमेंट है, क्योंकि वो कंपोनेंट लाइबिलिटी वाला कंपोनेंट हो जाएगा, बचा हुआ प्रीपेड लीज पेमेंट हो जाएगा। एंट्री क्या करोगे कि आपके तो पहले तो 15 लाख जा रहे हैं ना आपके, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रीपेड लीज एक्सपेंसेस, अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट पे बाकायदा इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो पहले तो इंटरेस्ट चढ़ाने की एंट्री कर लो, एक टेबल बना लेना, इंटरेस्ट चढ़ाने की एंट्री कर लेना, ठीक है। तो इंटरेस्ट चढ़ेगा पहले तो
तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा, वही इंटरेस्ट को जो है पीएनएल में ट्रांसफ़र करो, ये तो आपकी इनकम है, ठीक है। तो ये तो जो है ठीक है, ये तो आपका इंटरेस्ट चढ़ेगा, साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है प्रीपेड एक्सपेंडिचर, उससे 1/5 पोर्शन आप एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करोगे, तो लीज एक्सपेंसेस टू प्रीपेड एक्सपेंसेस ये होगा, दोनों को पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देना। और हर साल ऐसे ही होगा, देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट टू इंटरेस्ट चढ़ा दिया, वो लीज एक्सपेंस टू प्रीपेड लीज एक्सपेंसेस वो 1/5 कर दिया, और एट दी एंड जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट, पैसे मिल जाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के, ठीक है। अगला अगर आप देखोगे तो जेड लिमिटेड ने 25,000, ये बहुत ही सही क्वेश्चन आएंगे। अभी 2 क्वेश्चन हैं जो अपने आप में अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो ये है कन्वर्टिबल डिवेंचर के ऊपर, और ये है कंपलसरी कन्वर्टिबल, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। कन्वर्टिबल और कंपलसरी कन्वर्टिबल ये दोनों को लेते हैं, ये को डी रिकॉग्निशन वाला क्वेश्चन आ गया, राइट, मतलब है, चलो ठीक है अभी क्वेश्चन देख करते हैं। तो देखो क्या है इसमें, 25 लाख है, 9% कन्वर्टिबल डिवेंचर है, ठीक, 9% कन्वर्टिबल है। तो कन्वर्टिबल है मतलब ये कि ऑप्शन पे ना कि कन्वर्टिबल हो भी सकते नहीं भी हो सकते, कंपलसरी की तो बात नहीं करिए, ठीक है। तो लिख लो अपने टाइमलाइन पे 1 अप्रैल 18 को इशू है, तो 19, 20, 21, 22 ये 4 साल तक रहेंगे, और फिर 10% प्रीमियम पे चले जाएंगे। कन्वर्टिबल इंटू इक्विटी शेयर टू द एक्सटेंट 50%, मतलब 50%, मतलब कि 55 लाख, और बचे हुए जो 50 लाख है वो तो इक्विटी के ही रहेंगे। सॉरी 25 लाख इशू हुए ना, 25 लाख इशू हुए हैं 10 रुपये ईच पे, मतलब 250 लाख, तो 250 लाख का 50% तो मतलब एक तरीके से 125 लाख जो है कन्वर्टिबल है, और 125 लाख को 110% से कर देंगे बचा हुआ, ठीक है। और विदाउट कन्वर्जन राइट होता तो 12% से इशू करते। अब आपको क्या करना है कि जो अपना 250 लाख है, 250 लाख पे क्या 9% ना, 250 लाख पे 9% कितना, 250 का 9% 22.5, तो ठीक है, तो 22.5 है, तो आप उसको रिसीव करोगे, ठीक है, 4 साल में रिसीव करोगे, तो ये एन्युटी फैक्टर से आप जो है मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, और एंड में आपको 250 लाख पे जो है इसका 50%, 1 सेकेंड, 250 लाख पे 50% है ना, और जो है अपना क्या 9% कन्वर्टिबल डिवेंचर, तो रिडीम जो है वो 50% होंगे, पर वो जो इंटरेस्ट है वो तो पूरे पे ही आएगा 250 लाख पे, तो ऐसे ही था, ठीक है। रिडीम 50% होंगे, और इसका जो है रिडेम्पशन प्रीमियम है, तो ये रिडेम्पशन प्रीमियम पे इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एक डेप्ट कंपोनेंट आ गया, डेप्ट कंपोनेंट के बाद बचा हुआ इक्विटी कंपोनेंट आ गया, और ये हमको पैसे हमने किसको दे रहे हैं ना, हमको पैसे मिले नहीं, सॉरी हमने इशू करे थे डिवेंचर, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको मिलेंगे, तो इस तरीके से अपन ने कंपोनेंट वाइज सेग्रीगेट कर दिया। पर अब यही चीज़ जब आती है कंपलसरी कन्वर्टिबल, उसके पहले कन्वर्टिबल था, तो अपन ने एंड में रिडेम्पशन में अपन ने क्या लिखा, रिडेम्पशन में हमने लिखा अमाउंट कि 50% हमने अमाउंट ले लिया था, उस पर हमने क्वेश्चन करा भी था। इधर क्या था, इधर सीन ये है कि कंपलसरी कन्वर्टिबल है, और डिवेंचर जो है वो डिविडेंड जो है वो पे होगा एंड ऑफ एवरी ईयर, और प्रेफरेंस शेयर जो है 5 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट है, और कंपनी ने इंकर करा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट 5% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोसीड। अब देखो अभी अपन ने ओरिजिनेशन फ़ीस की बात कर ली थी, ओरिजिनेशन फ़ीस वाला वो पॉइंट आया था, साथ ही साथ जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक पॉइंट आया था, जिसमें अपन ने जो है उसको पीएनएल से रूट करा था ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। इधर तो पहले तो 8% है, और 20,000 है ना, तो 20,000 है इंटू 100 का 8%, 1,60,000, 1,60,000 कब तक रिसीव होगा हमको, 1,60,000 की बात करें तो कब तक, अब देखो डिविडेंड इज पेबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबल है 5 इक्विटी शेयर में एट द एंड ऑफ 6th, ठीक है, तो 6 साल तक रहेगा, ठीक है, तो 6 साल तक डिविडेंड लो, बाकायदा डिविडेंड लो, और जो है 11% से डिस्काउंटिंग करो, इस तरह से तुम्हारा लाइबिलिटी कंपोनेंट आ जाएगा। रिडेम्पशन मत लेना, क्योंकि रिडेम्पशन पे तो कन्वर्जन ही नहीं है, ठीक है, तो 20 लाख में से माइनस कर दोगे तो आपको बचा हुआ इक्विटी कंपोनेंट आ गया आपका, ठीक है। और जो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी दोनों अमाउंट के बीच में अलोकेशन कर दो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दोनों अमाउंट में आप अलोकेशन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पॉइंट ओवर होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस तरीके से अलोकेट कर देना आप, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हाँ अलोकेट करके इसको एंटर कर देना, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पीएनएल में नहीं ले जाते हैं, बाकायदा उसमें ही वो जुड़ जाता है। तो अगर आपने जैसे प्रेफरेंस शेयर इशू करें तो पैसे रिसीव होंगे ना, तो इसमें जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जुड़ जाएगा, ठीक। फिर एक और क्वेश्चन था कि ऑन 1 अप्रैल 2014 शेल्टर लिमिटेड ने 5,000 8% कन्वर्टिबल डिवेंचर फेस वैल्यू इतने की इशू करे 1 अप्रैल 2014 को, ठीक है। अब ये ख़त्म कब होगा, 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल में ख़त्म होगा।
ठीक है। अब कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर में, कन्वर्टेबल है, कंपल्सरी नहीं है, तो कन्वर्जन प्राइस देख रखा है। अब इंटरेस्ट पेबल होगा कैश में, अगर नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट इशू करते तो कूपन रेट 12% होता। तो 8% से जो आपको अभी रिसीव हो रहा है, तो 5,000, 50,000, 5 लाख, तो 5 लाख है ना, तो उसका 8% करो, ये 40,000 है। 40,000 जो है आपको, वो आपको 5 साल तक रिसीव हो रहा है, कर लो उसका 8% से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लो, ये निकाल लिया अपन ने, 1,44,200 आ गया। और आखिर में जो है 5,000 है, 5 लाख जो है, ये 5 लाख को जो है बाकायदा क्या कर लिया अपन ने, 5 लाख को अपन ने रिडेम्पशन पे प्रीमियम तो नहीं है, तो पूरा का पूरा अपन ने डिस्काउंटिंग कर ली। डिस्काउंटिंग जो करी वो 12% से करिए, और इस तरीके से अपन ने निकाल लिया लाइबिलिटी कंपोनेंट, वो बचा हुआ जो है इक्विटी कंपोनेंट अपना। ठीक है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन तो हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, अब समझो, इनिशियल रिकॉग्निशन हमने ऐसा करा, तो जब हमने डिवेंचर इशू करा ना, तब हमने ये एंट्री कर दी थी, बैंक अकाउंट डेबिट 8% डिवेंचर, लाइबिलिटी 8% इक्विटी। अब पॉइंट ये है कि 3 साल बाद, 15, 16, 17, 3 साल बाद उसकी फेयर वैल्यू 5,25,000 हो गई। तो बढ़िया, अच्छी बात है, फेयर वैल्यू 5,25,000 हो गई। पर अब हमको समझना पड़ेगा कि 5,25,000 रुपये में हम वो डिवेंचर को वापस रीपर्चेस करें, तो हम उस डेट पे वापस से कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम निकालते वैल्यू, तो 5,25,000 पे हमने जो है वैल्यू निकाली। तो पहले तो जो है हम 12% से डिस्काउंट करेंगे, जो 40,000 आ रहे हैं हमको अगले 2 साल, उसको डिस्काउंट किया, 5 लाख को डिस्काउंट किया, तो 40,000 अगले 2 साल आ रहे, 5 लाख को डिस्काउंट किया, 12% के हिसाब से निकाला लाइबिलिटी कंपोनेंट। इक्विटी कंपोनेंट देखो, लाइबिलिटी कंपोनेंट में ही फ़र्क आया, इक्विटी कंपोनेंट तो पहले भी जैसा था वैसा ही रहेगा, तो इक्विटी कंपोनेंट हमने उतना ही लिया, वो इस तरीके से 5,38,400 आ रहा है। पर अब उसकी फेयर वैल्यू जो है 5,25,000 है। 9% से अब हमने निकाला, ठीक है, तो उसकी हमने लाइबिलिटी कंपोनेंट निकाला, और जो हमने इक्विटी कंपोनेंट निकाला। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि लाइबिलिटी हमको बढ़ गई है। तो इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो है डिवेंचर मैंने इशू करे थे, पेमेंट करने की लाइबिलिटी अब मेरी है, तो अब मैं उसको ज़्यादा पे कर रहा हूँ। जो लाइबिलिटी कंपोनेंट 4,66,000 था, अब मैं 4,91,360 पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं उसको पे करूँगा। तो पे कैसे करने वाला हूँ मैं, देखो पहले तो मैं इसको जो है कन्वर्टिबल है ना, अब मैंने जो है पहले तो अपना लाइबिलिटी कंपोनेंट को पे कर रहा हूँ। तो लाइबिलिटी कंपोनेंट को जो पे कर रहा हूँ, तो पे तो मैं 5,25,000 कर रहा हूँ। 5,25,000 को मैंने बाइफरकेट कर लिया कि मैं पहले इतना पे करो, 4,91,000, तो बैंक अकाउंट आ गया। ठीक है, और खर्चा है मेरा, और डेप्ट सेटलमेंट एक्सपेंसेस को मैं बोल सकता हूँ, बैंक से पे कर दिया। और इक्विटी है, इक्विटी का ही मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं जो है 33,640 पे कर रहा हूँ। तो इक्विटी के रिस्पेक्ट में, इक्विटी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में मैं 33,640 पे कर रहा हूँ, तो बचा हुआ जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएगा। तो इक्विटी मेरी 72,300 से आई, और पेमेंट मैंने, क्योंकि मैं पेमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब नए डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, वो नॉन कन्वर्टेबल होंगे, तो मैं 8% इक्विटी कंपोनेंट को डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ख़त्म करना है वो। बैंक और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, डिफरेंस मेरा बेनिफिट है कि इतने इक्विटी के लिए मैंने सिर्फ इतना ही पेमेंट किया, तो बचा हुआ मेरा प्रॉफिट है। अब देखो यही है ये डी रिकॉग्निशन वाला, ये दिख रहा है क्योंकि फेयर वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, लैंड करा है 10 लाख। ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले मैं सर्विस असेट निकाल लूँगा। ठीक है, अब सर्विस असेट निकालूंगा, तो और सर्विस असेट तो ठीक है, सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट निकालूंगा। ये सिक्योरिटाइज कंपोनेंट मैंने निकाला बाकायदा, इंटरेस्ट स्ट्रिप और प्रिंसिपल स्ट्रिप और सर्विस असेट मैंने माइनस किया, तो बाकायदा ये आया। अब इससे मैंने प्रपोर्शन निकाल लिया। ठीक है, प्रपोर्शन निकाल के मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, जो लेंट किया सम 10 लाख से, इस तरीके से मेरा अपोर्शनमेंट अमाउंट आ गया। ठीक है, और आप कितना पे कर रहे हो उसको, अपोर्शन वाले को, उस अपोर्शन वालों को आप 8,25,000 को कितना पे कर रहे हो, आप 10 लाख पे कर रहे हो, तो पेमेंट जो है आप ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि आप ज़्यादा कर पे कर रहे हो। ठीक है, लैंड करा है ना आपने, सम पेमेंट नहीं, मतलब कि 10 लाख जो है आपने लैंड करा है, तो आपको जो है बाद में अगर हम बात करें तो कंसिडरेशन 9,90,000 है, तो 8,25,000 की जगह आपको जो है 9,90,000 मिल रहे हैं। तो देखो लेदर की बात क्या है कि आपने अपने राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो राइट टू रिसीव द प्रिंसिपल। देखो आपने क्या बोला कि मैं जो वो प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल का कुछ पोर्शन मैं अपने पास रख रहा हूँ, बाकी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र करो, पैसे आएंगे जो 9,90,000 है। तो ठीक है, 9,90,000 है, उसमें जो लोन का पोर्शन है वो तो 8,25 ही है, तो बचा हुआ मेरा बेनिफिट है क्योंकि मेरे को ज़्यादा रिसीव हो रहा है, दे कम रहा हूँ, मिल ज़्यादा रहे। बाकी इंटरेस्ट और सर्विस और प्रिंसिपल स्ट्रिप वो तो आप लोन अकाउंट में क्रेडिट कर ही दोगे। ठीक है, तो इतना क्रेडिट हो जाएगा लोन में। बाकी जो है अगला क्वेश्चन यही है जो हमने पढ़ के रखा था कि 4, 4, 5 और 6 ईयर से आपने जो है पेमेंट नहीं करा है,
एट द एंड ऑफ 7th ईयर एग्रीमेंट बनाए कि एट द एंड ऑफ 8th ईयर आपको पे करना है, तो 50 लाख को जो है 1.12 की पावर 5, ठीक है, आपको इतना पे करना था, पर रीशेड्यूलमेंट के तहत जो है आपको इतना पे करना है। तो ये जो रीशेड्यूलमेंट अरेंजमेंट के कारण आपने जो एक्सचेंज करी है लाइबिलिटी ऑन अनफेवरेबल टर्म, तो ये भी आपकी फिनेंशियल लाइबिलिटी है और एडिशनल अमाउंट आपको इतना पे करना पड़ेगा। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 8th ईयर वो नील हो जाएगी। और इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। अब वो क्वेश्चन जो है अपने नवंबर 20 तक के कर लिए, अगर आप देखो तो हमने कहाँ तक के कर लिए हैं, नवंबर 20 तक के। तो सिंस जब हमने नवंबर 20 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं तो हम जनवरी 21 के भी देख लेते क्वेश्चन, ठीक है। जनवरी 21 ही एक सजेस्टेड बचता है, तो जनवरी 21 का सजेस्टेड है। इसमें हम जो है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। ये जो है जनवरी 21 का क्वेश्चन है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो वही क्वेश्चन है कि जो है बाकायदा इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, ठीक है, 54,000 का। अब वो 54,000 का इंटरेस्ट पेमेंट कैसे है कि 9% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, 6,000 है इंटू 100, और डिवेंचर कन्वर्ट होंगे इक्विटी में, इंटरेस्ट तो पेबल होगा कैश में। नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट इशू करा था तो 13% अभी है रेट, तो 13% से डिस्काउंटिंग कर लेंगे। फेयर वैल्यू 6,30,000 है ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है। तो अभी अपन जो है 1 अप्रैल 2016 की बात करें तो जो 54,000 है, 54,000 हमको मिलेंगे, ठीक है। तो 54,000 को डिस्काउंटिंग कर लो 13% से, साथ ही साथ एंड में क्या है, एंड में अगर हम बात करें 6 लाख मिलेंगे, तो उसको 13% से हम डिस्काउंटिंग करते हैं। तो देखो यही है, 13% से डिस्काउंटिंग करा, ले देके 5,15,000 आ गया। इक्विटी कंपोनेंट हमने 84,282 निकाल लिया। अब ये बैंक अकाउंट से अपन ने जो है इतना कर लिया। अब वही बात है कि अब जो है 6,30,000 है फेयर वैल्यू। और जब 6,30,000 फेयर वैल्यू है तो पहले तो मैं जब अगर मैंने जो है अगर वही रेट चलता कैरिंग अमाउंट वाला, तो मैं तो अभी कैरिंग वैल्यू निकाल रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ जो भी है 3rd ईयर कैरिंग वैल्यू क्या है। तो देखो 2 रिमेनिंग ईयर के बचे हुए हैं, आगे के 2 इंटरेस्ट के पेमेंट बचे हुए हैं, इंटरेस्ट को रिसीव करना बचा हुआ है, ठीक है। तो डिवेंचर मैंने इशू करे थे तो मेरे को पे करना है, सॉरी डिवेंचर इशू करे थे तो ये जो है इशू करे थे ना, तो मेरे को पे करना बचा है। बाकी जो एंड में 6 लाख पे करना बचा है, डिस्काउंटिंग करके देखूँ तो अभी मेरे को लाइबिलिटी कंपोनेंट इतना बनता है, ठीक है। लाइबिलिटी कंपोनेंट इतना बनता है। ऑब्वियस सी बात है इक्विटी लाइबिलिटी में चेंज हुआ है, इक्विटी में तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो इक्विटी हमने पोर्शन ले लिया, ठीक है। अब इक्विटी पोर्शन ले लिया तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यही चीज़ हम जो है अब 10% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 589,290 होता है। 6,30,000 में से 589,290 हमने माइनस करा, क्योंकि जो है फेयर वैल्यू इतनी ही है। अब सिंस हमारी जो है फेयर वैल्यू जो है 6,30,000 ही है और जो है पेमेंट ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि फेयर वैल्यू लाइबिलिटी का कितना कंपोनेंट है, इक्विटी का हमने निकाल लिया। अब अगर हम देखें तो हम तो पे तो ये करेंगे, लाइबिलिटी कंपोनेंट को इतना पे करेंगे, दिख रहा है कि हमने जो लाइबिलिटी का कंपोनेंट को ज़्यादा पे करा है, ठीक है। हमको इतना पे करेंगे, इसके बदले में हम इतना पे करेंगे, तो कैश तो जाएगा। तो ये हमारा डेब्ट सेटलमेंट एक्सपेंस हो गया, इसको कम पे करेंगे तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था जनवरी 21 में। तो इस तरीके से जो है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने सारे क्वेश्चन ओवर कर लिए हैं। अब बस पॉइंट ये है कि हमें जो है वो ट्रेडेड अकाउंटिंग हमको करनी है, तो ट्रेडेड अकाउंटिंग भी हम जो है कर लेंगे और इस तरीके से हमारा जो है ओवर हो जाएगा, राइट। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट वाउट हो तो बताना, थोड़ा सा लैग करेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो वो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना और अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।